बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। भाई आज की गुफ्तगू हम शुरू ही इस बात से करेंगे कि हर किसी के कोई ना कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई हुई है। और ये क्यों हो रहा है? ये तो आप लोग जानते ही हैं कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से एंड ऑफ कोर्स बेएहतियाती की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं। देखिए, जब भी मौसम बदलता है, अव्वल तो खैर पूरी की पूरी जो सर्दियां हैं और इवन ये जो आजकल का टाइम है जहां हम सर्दियों से जा रहे हैं टूवर्ड्स बाहर का मौसम, तो पूरी सर्दियां हर किसी की बड़ी प्रॉब्लमेटिक गुजरी। पंजाब साइड पे स्पेशली अब तो अल्लाह का शुक्र है कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन ऑफ कोर्स सुथरा पाकिस्तान की जो एक कैंपेन हमारी बहुत ही प्यारी सीएम साहिबा मरियम नवाज़, सीएम पंजाब साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो एक ये मुहिम स्टार्ट की है, उससे एफर्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि माहौलियाती आलूदगी इतने अरसे से चलती आ रही है और इतने अरसे से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम लोग एक तो सफ़र भी कर रहे हैं और सांस के इश्यूज़, गला बहुत ड्राई हो जाता है, नेज़ल ड्रिप यानी कि पीछे से आपकी नाक बहती रहती है, इस किस्म के बहुत से प्रॉब्लम्स, बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। और ये बाय द वे हर दूसरे घर की कहानी है। कुछ लोग ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि कोविड के भी वेरिएंट्स आ गए हैं, ये एक और कोविड का वेरिएंट है। सबसे पहले तो व्यूअर्स हम लोग जानते हैं कि एहतियात सबसे बेहतरीन अमल है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। अगर आप अपने आप को बीमारी से पहले ही बचा लेंगे तो आपको बीमारी के इलाज की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो कुछ बेसिक एहतियात जो हम सब जानते हैं, मास्क पहनना, हाथों को वॉश करना, अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखना। मेरे जैसा बंदा बार बार क्यों बीमार होता है? क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हमारा ऑन एयर का काम है, ऑब्वियसली मास्क पहन के तो प्रोग्राम नहीं होस्ट करना। सो जब बहुत से लोगों से एक्सपोजर होता है जिन्होंने मास्क नहीं पहने होते, तो इंसान बीमार हो जाता है। अभी जब मैं पिछले दिनों ड्रामे की शूट के लिए कराची में थी, सेट पे एक बंदा बीमार हुआ, उस खातून से फिर बाकी सब बीमार हुए, बट ऑब्वियसली उनकी भी फॉल्ट नहीं है, वो भी कहीं और से बीमार हुई होंगी। सो अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें, थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल अंदाज में लेके चलें, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि मैं कल अपनी अम्मी को समझा रही थी कि मामा, आप कहती हैं कि मास्क पहना करो, चले मैं गाड़ी में बैठते हुए मास्क पहन लेती हूँ, या मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ तो मास्क पहन लेती हूँ, लेकिन जब मैं ऑन एयर हूँ, जब मैं किसी रिकॉर्डिंग में हूँ, चाहे मॉर्निंग शो, चाहे ड्रामा, चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन के काम शुरू हो गए, इन चीज़ों में तो मास्क पहन के नहीं हो सकता। सो अगर आपने देखना है कि कांस्टेंट एक्सपोजर टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस का क्या रिजल्ट है, तो मेरी आवाज़ और मेरी हालत आपके सामने है। व्यूज़, लिटरली पिछले 2 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। 2 दिन के लिए सेट होती है, फिर ख़राब हो जाती है। एक्सपोजर बार बार है टू वायरसेस। तो प्लीज़, जो लोग अपने आप को एक्सपोजर से बचा सकते हैं, कम अज़ कम वो तो बचाएं। बिकॉज याद रखें व्यूअर्स, एक बंदा जब घर का बीमार होता है तो वो सिर्फ एक बंदा बीमार नहीं होता, फिर वो पूरा घर बीमार होता है। एक और चीज़, अगर आपके घर में कोई बीमार है और उनको वायरल इन्फेक्शन हुई है, अब जैसे मुझे इस वक्त सीज़न चेंज की वजह से, पॉलन एलर्जी की वजह से ये ज़रा सा इशू हो रहा है। अब मैं अगर इस्लामाबाद जाऊंगी तो ये वर्स हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पॉलन काफ़ी ज़्यादा है, और अगर मैं फॉर एग्जांपल कराची जाऊंगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पॉलन का एक्सपोजर कम है। सो ऑफ कोर्स अगर आपको एलर्जीज़ के प्रॉब्लम्स है तो उनको पहले से काउंटर करें। तीसरी बात, बच्चों को प्लीज़ बीमारी के हालत में, स्पेशली अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो लोगों को लगने वाली हो, तो प्लीज़ बच्चों को स्कूल ना भेजा करें। कुछ दिन पहले मेरे बच्चों के स्कूल से ये नोटिस आया कि हम नोटिस कर रहे हैं कि बच्चों को खांसी लगी हुई है, वो बीमार है, और पेरेंट्स जो हैं उनको स्कूल भेज देते हैं, जिसके रिज़ल्ट में बाकी बच्चे भी बीमार होते हैं। और फिर आप सोचें कि अगर एक बच्चा एक घर का बीमार आता है स्कूल, क्लास के 28-30 बच्चों को एक्सपोज करता है, उनमें से अगर 10 बच्चे भी बीमार हो जाते हैं तो वो बाकी के 18 जो बच्चे बच जाएंगे उनको भी बीमार करेंगे और अपने घर वालों को भी बीमार करेंगे। सो प्लीज़ व्यूअर्स, ये एक चेन रिएक्शन होती है, इसको हमने ज़रा केयरफुली लेके चलना है। इसी के साथ एक और चीज़, अब एहतियाती तदाबीर की बात करें तो देखें, पंजाब साइड पे, इवन मुल्तान में, कुछ लास्ट वीकेंड पे मैं मुल्तान में एक इवेंट होस्ट कर रही थी, तो रात को इतनी सर्दी थी कि हम लोग ठुठर रहे थे। सो प्लीज़, ये जो कुछ दिन के लिए थोड़ी सी गर्मी आई थी तो लोगों ने एकदम से लॉन के जोड़े निकाल लिए। ये जो मौसम चेंज होने का टाइम होता है ना व्यूअर्स, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और बुज़ुर्ग बीमार होते हैं
क्योंकि सडनली सारे इजी हो जाते हैं और कहते हैं नो 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 इट्स ओके, कंफर्टेबल हो जाएं, लॉन के कपड़ों में आ जाएं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप लॉन के कपड़ों में आ जाएंगे और आप बाहर घूम रहे होंगे, दिन में अगर धूप निकली भी हुई है तो शाम तक ठंड हो जाती है फिर। और अगर आपने इस तरह से करना भी है कि दिन में आपको गर्मी लग रही है तो फिर अपने साथ एक लेयर एक्स्ट्रा रखें, कोई स्वेटर, कोई शॉल, सॉक्स, क्योंकि देखिए पाँव को ढकना, हाथों को वार्म रखना, अपने चेस्ट एरिया को वार्म रखना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें, वरना बंदा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। सो इस बदलते मौसम में ये भी एहतियात करनी है कि सर्दी गर्मी वाला जो प्रॉब्लम है उसका ख्याल रखें। देन गले ख़राब हैं, फ्लू है, लोगों को नौजिया हो रहा है और उसके साथ साथ बड़ा तेज़ बुखार चढ़ जाता है, उतर जाता है। मैं कराची में थी तो बड़ी कोई वायरल एक स्पेल चली जिसमें सारी, मैंने बताया आपको, सेट के बीमार हुए। मुझे भी लिटरली हॉस्पिटल जाना पड़ा कराची में, साउथ सिटी हॉस्पिटल। वहाँ पे ड्रिप्स लगी, इंट्रावीनस उन्होंने मुझे फिर एंटीबायोटिक्स भी दी। सो व्यूअर्स, एहतियात बेहतर है। एक दफ़ा जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो आपका सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है। बच्चों का स्कूल मिस होता है, बुज़ुर्गों की, फिर अब देखें ना जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं और उनको ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स या इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं, खुदा न खास्ता वो नमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। और अक्सर औकात हमारी ये बात होती है प्रोग्राम पे भी कि हमारे बुज़ुर्ग, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमारे सर पे वो सलामत रहें, आमीन, लेकिन अक्सर हमारे बुज़ुर्गों की डेथ इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, कोई बेहतियाती या कोई इशू की वजह से, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हुई, कोई किडनी का इशू हुआ, या फॉर एग्जांपल खांसी ज़ुकाम हुई, उसको देर तक इग्नोर किया, जब तक हॉस्पिटल लेके गए वो डबल या ट्रिपल निमोनिया में कन्वर्ट हो चुकी, लंग्स में पानी पड़ गया और खुदा न खास्ता डेथ हो गई। तो स्पेशली बुज़ुर्गों के साथ और बच्चों के साथ जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, हमने उनका ख़ास ख्याल रखना है। देखिए व्यूअर्स, फ्लू, खांसी ज़ुकाम ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन कोविड के एडवेंट के बाद आपको भी पता है कि स्पेशली हमें ख़ास एहतियात करनी पड़ती है। ग्रांटेड हम लोगों ने एक हर्ड इम्यूनिटी तो डेवलप कर ली है, लेकिन बार बार अगर कोविड भी होगा तो उसके कोई असरात तो आपके लंग्स पे और आपके ये पूरे ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर होंगे ना। और सिंपल बात है, अगर आप बीमार हो रहे हैं और आप हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन बीमार हो रहे हैं, वर्किंग लेडीज़, वर्किंग मर्द तंग, घर के बुज़ुर्ग और बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर, उनके लिए प्रॉब्लम, और बीमारी आप बाहर से लगा के आते हैं, घर वाले सारे बीमार होते हैं, वो भी एक अनफेयर बात है। घर की ख़वातीन जो घर में काम करती है, जो होम मेकर्स हैं, आपको पता है 2 घंटे के लिए अगर होम मेकर जो है वो लेफ़्ट राइट हो जाएं तो सारा घर में थरथल्ली मच जाती है। तो अगर घर चलाने वाला जो मेन बंदा है अगर वो बीमार हो जाएगा तो मुझे बताएं कि घर का निज़ाम कैसे चलेगा। वही ख़वातीन जो अपने आप को डॉक्टर पे नहीं लेके जाती, अपने चेकअप्स नहीं कराती कि भाई टाइम नहीं है, अगर वो ही बीमार हो जाएंगी आउटसाइड एक्सपोजर की वजह से, तो फिर आपको भी पता है कि पूरे घर का निज़ाम उल्टा हो जाता है। सो हम हमेशा ये सोचते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं और जो लोग हस्पतालों में हैं, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है कि एक बंदा हस्पताल में है, अल्लाह माफ़ी दे, वेंट के ऊपर है और उसको विज़िट करने के लिए लोग आ रहे हैं, वेंटिलेटर पे एक बंदा, उनको जो मिलने के लिए लोग आ रहे हैं उनको खुद को खांसी ज़ुकाम लगा हुआ है। व्यूअर्स, बीमारी पे ऑलरेडी अगर इंसान जो है वेंटिलेटर पे जा चुका है और आप अगर अपनी बीमारी लेके उनके पास जाएंगे तो वो इंसान तो कभी भी नहीं बच सकता। सो प्लीज़ बीमार लोग, प्लीज़ बीमार लोगों की इयादत करने के लिए ना जाएं, उनके चेकअप, उनकी तबीयत चेक करने के लिए ना जाएं, फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें। मुझे याद है हमारी एक मेरी दोस्त है बड़ी प्यारी, हम सबका फ्रेंड्स का प्लान था कि जाके उसको मुबारकबाद देंगे, उसके घर बच्चा हुआ। बच्चा उसका प्रीमैच्योर था। 2 हफ्ते के बाद वो हॉस्पिटल से घर अपने बच्चे को लेके आई। सारी फ्रेंड्स गई, मैं और एक और फ्रेंड हम नहीं गए। हमने कॉल की, उसको बताया कि जान तबीयत ख़राब। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोग आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा जान जैसी तबीयत सेट होगी आ जाएंगे। अब जो बाकी सारी फ्रेंड्स गई, 8-10 लोग थे, उनमें से एक बीमार थी। जो भी उसको खांसी ज़ुकाम चीज़ थी वो उस बेचारे मासूम बच्चे को भी लग गई। इवन दो हम 2 लोग इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होके नहीं गए। व्यूअर्स, एक बंदे का एक्सपोजर होता है, एक बंदे आपको एक्सपोज करता है और सारा का सारा घर बीमार हो जाता है। अब सोचें कि एक बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ है, या मतलब जो भी एक नौज़ायदा बच्चा होता है जो अभी अभी दुनिया के अंदर आया है, किसी वजह से 40 दिन के लिए ख़वातीन को कहा जाता है कि आप घर में रहें, प्रोटेक्टेड रहें, सेफ़ रहें। हम तो बच्चा पैदा होने के 3 दिन बाद, 2 दिन बाद या सेम डे पहुंच जाते हैं मिलने के लिए।
सारे लोग अपने जरासीम, अपनी बीमारियां लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, लोगों को मुबारक दें, उन्हें प्यार करें, ये सारी चीज़ें करें, लेकिन बीमार हैं तो ना तो बच्चों को स्कूल भेजें, ना अस्पतालों में लोगों को चेक करने के लिए जाएं। किसी के घर कोई खुशी का मौका है, स्पेशली अगर बच्चा पैदा हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ हुई है, किसी के घर बुज़ुर्ग आए हैं ट्रैवल करके बाहर से। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग उम्रे से या उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, लोग मिलने के लिए जाते हैं और वो खुद बीमार होते हैं। और देखिए व्यूअर्स, उम्रा और हज बड़ी खूबसूरत चीज़, माशाल्लाह, जो भी जाता है, जिसको भी सादत हासिल होती है, बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक टफ़ चीज़ होती है बॉडी के ऊपर भी, तो वैसे ही अगले की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। आप खांसी ज़ुकाम की हालत में उनको मुबारकबाद तो देने के लिए पहुंच गए, 2 दिन बाद भी मुबारकबाद दी जा सकती है मिल के। फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे आप अगले को कॉल करके कह सकते हैं मेरी तबीयत नहीं ठीक, जैसे ही सेट होंगे तो आपको मिलने के लिए आ जाएंगे। बात यह है कि व्यूअर्स, अपनी सिंसियरिटी जाने से नहीं दिखाई जाती, अगले के लिहाज और ख्याल और उनकी भी चीज़ों को मद्देनज़र रख के की जाती है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल बीमार हो रहे हैं। वैसे तो पिछले 3-4 महीने बहुत लोग जो हैं, कभी किसी को कुछ हुआ है, कभी किसी को कुछ हुआ है। होता है ना कि सर्दियाँ आती हैं तो घर में लोग बीमार होते हैं एक दफ़ा। जी, लोगों की तो पूरी सर्दियाँ बीमारी में गुजरी हैं। मौसम बदलते वक्त भी होता है, लेकिन इसके लिए मैं कहती हूँ 3-4 एहतियातें बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं ख़ुद भी करती हूँ और अपने घर वालों को भी करवाती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, उसको बहुत जल्दी मौसम चेंज होता है तो उसको बहुत ज़्यादा इशू होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। एक तो जो है वो कावा मैं ज़रूर देती हूँ खाने के बाद ना, 1 घंटे के बाद कावा ज़रूर देती हूँ सोते वक्त ना, और उससे आपकी चर्स भी सही रहती है, आपका गला भी ठीक रहता है, आपका सांस भी बिल्कुल सही आ रहा होता है। का कहा मैं दालचीनी और अदरक, और अगर आप चाहें तो 2 लौंग डाल, 2 लौंग। एग्जैक्टली जी। मैं भी सुबह के वक्त, अभी जब मैं सुबह उठती हूँ आजकल, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा हो तो मुझे इतनी पेन होती है गले में। इसी तरह सुबह अदरक का कावा पी के आती जी, 2 लौंग डालें, एक सिनेमन स्टिक दालचीनी का। एक दालचीनी का वो बस। डाल दे। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो हम अभी बात कर रहे थे कि देखिए फ्लू शॉट्स, निमोनिया के शॉट्स, जी, ये वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। वो ज़रूर लगवाएं। जो लोग साहिब हैसियत हैं, अफोर्ड करते हैं, कम अज़ कम वो तो लगाएं। और बुज़ुर्गों को तो वैसे ही 60 या 65 की एज के बाद आपको निमोनिया के शॉट्स लगवाने चाहिए। बिल्कुल लगवाने चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हम कर लें। हाँ जी। और क्या करती हैं आप? और हफ्ते में 1 दफ़ा यखनी ज़रूर पीती हूँ। यखनी, वो मटन की यखनी निकाल के और उसमें थोड़े साबुत गरम मसाले और क्या कहते हैं अदरक लहसुन डाल के, और उसको अच्छे तरीके से ना कोई 2 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ, जिसको हम बोन ब्रॉथ भी कहते हैं। जी, और वो जो है ना वो सबसे बेस्ट है। वो आपका अंदर जितना चेस्ट मतलब ब्लॉक हुई होती है, गला ब्लॉक हुआ होता है, नोज़ ब्लॉक हुआ होता है, वो आपका खुल जाता है, और ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, और चाय जब भी बनाती हूँ उसमें मैं अदरक ज़रूर थोड़ा सा डालती और हूँ आम चाय देखिए के वो लिए। भी एक चीज़ है ना कि अब जिस तरह हम बातें करें ज़रूरी स्टेप्स की, मास्क, हाथों को हाँ धोना, जी। देखिए ये चीज़ कोविड में हमने सीखी और सबने फॉलो की। और जैसे ही ये पता चला कि अब कोविड से डेथ्स नहीं हो रही तो लोग ईजी हो गए। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा बीमार होना भी आपके सिस्टम को ख़राब करता है। क्योंकि हाथ जो किचन में होते हैं, हाथ में बहुत दफ़ा धोती हूँ, क्योंकि मैंने कुकिंग करनी होती है तो मैं बहुत दफ़ा हाथ धोती हूँ। मेरे हाथ जो है सर्दियों में काले हो जाते हैं, लेकिन मैं धोती ज़रूर हूँ। बिल्कुल। तो आज किचन में क्या बना रहे हैं ये मैं आपके पास आऊँगी ब्रेक के बाद। जी, आज ज़रूर। मज़ीद हम एक और चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो आप रमज़ान के लिए प्रिपेयर करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये भी फ्रीज़ हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ सैयदा नूर के किचन में मुलाकात होगी और जानेंगे कि वो मज़ीद कौन सी चीज़ हमारे साथ शेयर करेंगी। लास्ट टाइम भी जब आई थी डे बिफोर येस्टरडे तो उन्होंने बड़े मज़े के रोल्स हमारे साथ शेयर किए। आज देखते हैं कि कौन सी रमज़ान से रिलेटेड चीज़। डन। ब्रेक के बाद व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ सैयदा नूर हैदर की किचन में। जी, ये बताइए कि आज हम क्या बना रहे हैं? आज जी सबकी जो है फेवरेट, रमज़ान में सबकी फेवरेट होती है, आज हम बना रहे हैं जी चिकन कचौरी। अच्छा एक बात कहूँ, कचौरियाँ हर बंदे की इसलिए फेवरेट नहीं होती क्योंकि जब हम बचपन में खाते थे कचौरियाँ तो बड़े मज़े की होती थी। अब जो कचौरियाँ आपको मार्केट में मिलती हैं उसमें इतनी मिर्चें होती हैं
या उसमें इतने मसाला जार डले हुए होते हैं बिल्कुल कि वो खाए नहीं जाते। नहीं खाई जाती और वो इतनी हैवी होती हैं कि वो और इतनी बड़ी 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 कचौरी होती होती है, देखिए इतनी बड़ी कचौरी एक बंदा नहीं खा नहीं सकता। खा सकता। और ऑल्सो ऑयल इतना होता है कि वो खाया नहीं जाता। ये जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ व्यूवर्स, ये इतने मज़े की हैं और इतनी लाइट हैं कि आप पूरी कचौरी भी खा जाएंगे ना तो आपका दिल करेगा हम और खाएं। और दे नॉट वेरी लार्ज साइज की कचौरियाँ, नहीं, बिल्कुल मीडियम साइज देखिए की। छोटे इतनी साइज की अगर आप कचौरियाँ व्यूअर्स हाँ बना जी। लेते हैं। बल्कि आए किचन की तरफ आपको दिखाती हूँ, दुपट्टा भी मैंने अपना बांध लिया है साथ में। अब ये जैसे कि कचौरी का साइज है, ये देखिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट साइज की है। ये एक बंदे के लिए इनफ है। फ्राइड Enough है, आइटम अगर आपने हाँ घर जी। में बनाने हैं तो उसमें से एक फ्राइड आइटम ये अगर आप बना लेते हैं इन द, और इसको हम बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि इसकी जो हमने परत बनाई हुई है ना, अभी हम बता रहे हैं व्यूवर्स को। पहले मैं पहले आप बोल देती रेसिपी हूँ। शेयर कर लें। हाँ जी। और जी रेसिपी जी, मैदा पहले सबसे पहले हमने गूंदना है। इसके लिए हमें चाहिए जी मैदा 1 कप, तेल 2 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और पानी हस्बे ज़रूरत। ये हम एक बाउल में डाल लेंगे सारी चीज़ें और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका मैदा गूंद लेंगे। जैसे कि ये देखें, ना हमारा पतला है और ना हमारा सख्त है, इसकी डो बन जाएगी मैदे की। ठीक है जी। इसको हम रेस्ट दे देंगे 30 मिनट्स के लिए और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे। ठीक है जी। और इसकी परत बनाने के लिए, जैसे पराठे को वो करते हैं ना, तो इसको परत बनाने के लिए जो इसके लिए चाहिए हमें घी चाहिए जी 1 कप, हमें तेल चाहिए 1/3 कप और ये इसको क्रिस्प करने के लिए अमोनिया एक मिलता है बेकर शॉप से, अमोनिया, वो हमें ½ टीस्पून चाहिए। इस पूरे मतलब आपका अगर मिक्सर बच भी जाता है ना, ये देखिए हमने ये बनाया हुआ है इसका घी, और ये हमें चाहिए जी 1/2 टीस्पून। बेकर शॉप, किसी भी बेकर शॉप से कह दीजिए अमोनिया दे दें जो क्रिस्प करने के लिए हमें बना चाहिए वो। इसको हमने हॉट ऑयल करके 1 कप मेजरमेंट कर लेनी है और इसको हमने बाउल में डाल देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम 1/3 ऑयल डाल देंगे, 1/3 कप, और साथ हम डाल देंगे जी इसमें अमोनिया और इसको मिक्स करके हम रख देंगे फ्रिज में और ये हमारा इस तरह का ये घी बन जाएगा। ठीक है जी। इसकी फिलिंग के लिए चाहिए जी मुर्ग का गोश्त 1.5 कप, तेल 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 4 से 5 अदद, तेज़ पत्ता जो गरम मसाले में डालते हैं इसका फ्लेवर इसी से आएगा, 3 अदद, उबले हुए अंडे 2 से 3 अदद, प्याज स्लाइस में कटा हुआ 1 अदद, बंद गोभी बारीक कटी हुई 1 कप, नमक ½ टीस्पून, काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, तेल फ्राई करने के लिए। सबसे पहले जी हमने इसको बंद गोभी को भी और प्याज को हमने थिन स्लाइस में काट लेना है इन दोनों को, और अंडे जो हैं हमने बॉईल कर लिए हैं और चिकन भी हमारा बॉईल हो गया और इसको हम इसमें निकाल लेते हैं उसमें ना। हाँ जी, कंटिन्यू करें आप जी प्लीज़। इसको और हम लोग अब जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम प्याज को जो है वो हम सौते करेंगे बिल्कुल लाइट गोल्डन, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जी हरी मिर्चें और अपना जो है इसमें नमक, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छे तरीके से डाल के और हल्का सा सौते करेंगे इनको, और उसमें हम अपना श्रेड किया हुआ और उबला हुआ चिकन डाल देंगे और हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे और इसको हम मिक्स करके और इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छा, हमने जो है इसमें एग डालने हैं। अगर आप इसको स्लाइस में काट के और एंड के ऊपर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे एक एक स्लाइस, ये देखें, और अगर हमने मिक्स करने हैं तो हम इसके छोटे छोटे इसको चॉप कर लेंगे। जैसे कि लाइक इसको हमने एग को इस तरह किया एक दफ़ा और दोबारा से खोल के हमने दोबारा से इसको ये इस तरह कर दिया और ये हमारे छोटे छोटे स्लाइस जो हैं वो कट गए। ठीक है जी। और अब हम इसका जो है वो मिक्सचर बना लेते हैं। पहले हम इसकी परत बना लेते हैं ताकि इसको थोड़ी देर रेस्ट रहेगा, ताकि ये नरम हो जाएगा। इसको कवर ज़रूर कर लीजिएगा क्लिंग फॉयल से, ताकि इसके ऊपर एक लेयर सी आती है ड्राई, वो ना हो। फिर इसका जो है आपकी कचौरी थोड़ी सी फिर ड्राई हो जाएगी वो। इसको जो है हम बेलेंगे। चिकन आप इसमें करेंगे? जी बिल्कुल बारीक इसमें कर लेंगे। इसकी हम रोटी बनाएंगे। पहले इसकी तकरीबन कोई 1/4 इंच जो है वो मोटी होनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जब वो एक तो बहुत मोटी हो जाए तो प्योर मैदा मैदा मुंह में जा रहा होता है, और अगर इसको बहुत ज़्यादा आप पतला कर देते हैं तो वो खुल जाती है। सो उसको तरीके से जी, जैसे पराठे को हम लेयर्स लगाते हैं ना, और इसका जो क्रिस्प है ना, जो क्रिस्प ये होती है जिससे अमोनिया से होती है, ये बेकर शॉप से हमें मिलेगा। ठीक है, डन है। अच्छा, कचौरियों के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते जी? हैं? कचौरियों के जी, इसकी कीमे की कचौरी भी हम बना सकते हैं कि हम कीमा जो है वो उसको जैसे कि लाइक
कीमे को बिल्कुल हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट में उसको भूनना है। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसमें आप चॉप अदरक डाल दें उसमें, और उसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, और इसको अच्छे तरीके से फिर जो है वो भून लें। और उसके बाद चूल्हा बंद करके इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, और फिर जब ठंडा हो जाए तो इसमें सब्ज़ प्याज और दूसरा वाला प्याज डाल के ये इसका कीमे का मिक्सचर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इसको हम बना सकते हैं मीठी कचौरी में बना सकते हैं, जो कि ड्राई फ्रूट हमारा जो होगा सारा, कोकोनट पाउडर होगा, पिस्ते बादाम होंगे। पहले मैं इनको ये देखिए जी, मैंने ये इसको इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये अगर आप साइड पे कर देंगे ना तो नज़र भी आ जाएगा। ये इसके ऊपर मैंने पूरा जो है स्प्रेड कर दिए चम्मच के साथ, चम्मच की मदद से, ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हो। और ये हमने थोड़ा सा इस पर मैदा स्प्रिंकल किया, क्योंकि इसकी लेयर इस मैदे से खुलेंगी। ठीक है जी। इसको हमने इधर से फोल्ड किया, और इसके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारी कचौरियाँ फूल भी रही हैं और फ्राई भी हो रही हैं। हाँ जी, इसको क्योंकि लो फ्लेम पे हम करेंगे तो वो फूलेंगी भी, और हमारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। ये जी, इसको हमने इधर भी लगाया, फिर मैदा स्प्रिंकल किया, फिर हमने एक और फोल्ड कर दिया। ठीक है जी। और इसके ऊपर भी हल्का सा हमने चम्मच के साथ ये अपना घी लगाया, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ये मैदा स्प्रिंकल करके और इसको इधर से फोल्ड कर देंगे, और फिर हम इधर से फोल्ड करके इसको हम ये बना के इसको हम तकरीबन कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये खुद ब खुद नरम हो जाएगा, ऑलमोस्ट बॉक्स पैटी की तरह। हाँ जी। ये हमारा जो मैं एक दफ़ा और आपको ये वाला दिखा देती हूँ। और हमने जो है वो इसकी मीठी कचौरियाँ जो है बादाम, पिस्ते, कोकोनट पाउडर और अखरोट, और थोड़ा सा हमने लेना एक खोया 1 कप, और इस खोए में सारे ये नट्स जो हैं और इलायची पाउडर को डाल के मिक्स कर लेना है। आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी सी सूजी आपने भून ली, हाँ उसमें आपने नट्स भून लिए, और थोड़ा एंड में वो खोया डाल के ठंडा करके उसको कंबाइन कर लिया, वो ठंडा हो गया आपने। और ये एक हमारी मीठी कचौरियों की फिलिंग भी हमारी ये रेडी है, वो भी हो जाएगी। बिल्कुल सही। और एक चीज़ हमारी दाल है, चने की दाल को हम बॉईल कर लें, चने की दाल को, और बॉईल करके उसको थोड़ा सा ना, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं जी, वेजिटेरियन के लिए बता रही हूँ, चने की दाल भी, और वेजी के लिए, वेजी भी बताऊँगी उनको कि वेजी में भी क्या क्या डलता है। अच्छा जी, उसमें जो है चने की दाल को बॉईल करके उसमें सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ प्याज, नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर और सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया, ये डाल के आपका एक मिक्सचर बन जाएगा, और एक हमारी ये दाल की फिलिंग हो जाएगी वो। और एक और है जो सारी वेजिटेबल आप मतलब गोभी ले लें, आप गाजर ले लें, आप शिमला मिर्च ले लें, सब्ज़ प्याज ले लें। स्प्रिंग रोल नहीं होते उस टाइप का, हाँ जी, वो भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कॉटेज चीज़ डाल दें, जैसे कि मैं दाल वाले को उससे वेजिटेरियन कह रही थी, क्योंकि देखिए दाल के अंदर प्रोटीन है। हाँ जी। प्योर सब्जियां अगर आप डालते हैं तो उसमें थोड़ा ये इशू आ जाता है। आप ये कर सकते हैं कि आपने जिस तरह ये वेजिटेबल्स डाली जी, आलू भी बेशक उसमें डाल ली, आलू भी डाल लिया, आपने कॉटेज चीज डाल ली। कॉटेज चीज सबसे हेल्दी और सबसे बेस्ट है, और वो आपने डाल के, हाँ जी, पनीर, उसको हल्के से ऑयल में, ज़्यादा नहीं हमने करना, हमने हल्के से ऑयल में इसको सौते करना है। सारी वेजिटेबल को चूल्हा बंद करके मसाले डाल दें, मिक्स करें, जब वो ठंडा हो जाए तो कॉटेज चीज़ के छोटे छोटे क्यूब करके वो डाल दें, और आपकी ये एक जो है जो मतलब वेजिटेरियन है उनके लिए ये सबसे बेस्ट जो है ना, ये 2 फिलिंग जो है ना सबसे बेस्ट मैंने है। पिछले दिनों बड़े मज़े की ना एक न्यूटेला या जो चॉकलेट कचौरी है वो खाई, जिसमें एग्जैक्ट यही वाला प्रोसीजर, सिर्फ बीच के अंदर उन्होंने ठंडी जो है वो न्यूटेला की एक लेयर लगाई, जिसको आप चॉकलेट जैसे हमने पिज़्ज़ा समोसा बनाया था, समोसा बनाया था, और मीठा एक समोसा बनाया था, आप उसमें वो डाल दें, और उसके अंदर बनाना कट करके डाले हुए थे उन्होंने, और स्ट्रॉबेरीज डाल दें, आजकल मौसम है, बनाना स्ट्रॉबेरी, और वो डाल दें और कचौरी बना ले, और आपकी मीठी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखें जी, एक दफ़ा मैं और आपको ये बता रही हूँ, ये देखें, ये हमने मैदा स्प्रिंकल किया और इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया, और उसके बाद हमने इसको जो है इधर से जो है फिर लगाया मैदा हमने ज़रूर स्प्रिंकल करना है, जितनी दफ़ा हम उसको फोल्ड करेंगे ऑयल भी जो है, घी भी ज़रूर हमारा लगेगा। ये जी हमारा ये इधर से, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि जरा छोटे साइज़ की अगर बनाए, देखिए कि हमने मीडियम साइज़ की कचौरी बनाई, इसको हम बीच में से, ये कितनी बड़ी हो जाती है, ये मोर देन इनफ है एक इंसान के लिए। अगर आप बीच में से 2 करना चाहते हैं तो 2 भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलें जी, ये हमारे 2 हो गई, अब इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अब ज़रा हम फिलिंग को कर लेते हैं जी। ये हमने इसको श्रेड कर दिया, पहले प्याज को हम कर देते हैं सोते होने के लिए। लाइए जी,
आप ये मुझे पहले बता देती तो हम पहले कर लेते हाँ ना। जी, बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून के करीब, थोड़ा सा और, बस इसमें हम अपना अनियन डाल देंगे सौते होने के लिए। अब बता दीजिए ना, चिकन को श्रेड करेंगी जी, फिर? चिकन को हम श्रेड कर रहे हैं और प्याज को जो है हम बिल्कुल लाइट गोल्डन करेंगे। जो ही लाइट गोल्डन होगा तो इसमें हम अपनी ग्रीन चिली डाल देंगे कटी हुई, तेज़ पत्ता, ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आएगा, आप देखिएगा जब बनाएंगे तो। ये तेज़ पत्ता डाल देंगे और नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ये डाल के, और अपना श्रेड किया हुआ चिकन और अपनी जो है कैबेज, अगर आप डालना चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं बॉईल करके। अच्छा, अंडे भी डालेंगे इसमें boil? जी, जब ठंडे हो जाएंगे तो अंडे डालेंगे। ये देखिए इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब कर लिए हैं। अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो एक पूरा स्लाइस ऊपर रख दें इसके ऊपर और उसको बंद कर दें ऊपर से। सही। इसमें और मजीद कुछ जाने अनियंस में? नहीं, कुछ नहीं, इसी में चिकन को श्रेड करके जी डाल दें। जी। तो बात ये कि व्यूअर्स, अल्टीमेटली तो आपको पता है अनियंस को थोड़ा सा बंदा इसलिए सौते करता है कि उसका वो जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म हो जाए। उसी के अंदर फिर आपने अपने बाकी, अब आपकी चॉइस है। कीमे की भी कचौरियाँ आपको पता है सबको बनती हैं, ट्रेडिशनली तो कीमे की ही बनती थी। जी, बीफ का कीमा बाज़ लोग पसंद करते हैं, बाज़ चिकन का करते हैं। अब ये देखिए ना, कचौरियाँ आई थिंक हमारी रेडी हो गई हैं, जी, राइट? और जो ये आपका- बना के आप फ्रीज़ कर लें, पहले ट्रे में आप फ्रीज़ करें, नीचे क्लिंग फॉयल बिछा के, और उसको आपने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया और फ्रीज़ कर दिया आपने, और उसके बाद आपने इसको जिप लॉक में डाल के ना आप रख दें, और जब आपने निकालनी हो इसको निकालें, और इसको भी डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऑयल में डाल दें। ये देखिए ना, जैसे कि ये हैं, आपने इस तरह करके बटर पेपर के लेयर्स हाँ भी जी, डाल दिए। जी। बीच में आपने एक तय डाली, फिर उसके ऊपर बटर पेपर डाला, फिर एक तय डाली। ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है इनको बेहतरीन सेव करने तरीका, का, हाँ जी। प्रिजर्व करने का। ये देखिए, मैंने 50 कचौरियाँ बनाई हैं रात को। हाँ, देयर यू गो। सो व्यूअर्स, ये भी हो गया। यहाँ पे हमारी कचौरियाँ भी तैयार हो गई हैं। और चटनी इसके लिए हम सर्व करेंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। मैंने ली है खुबानी 1 कप, वो जो सीड्स निकले होते हैं, वो चटनी की खुबानी, एक बीच में से सीड निकले होते हैं, 2 ही होती हैं। मैंने एक खुबानी ली है, खुबानी ली है 1 कप, और मैंने 1 कप इमली ली है। मैंने इमली के पल्प को पका के उसमें से सीड्स निकाल दी हैं, और फिर उसमें से सीड्स निकाल के दोबारा से उसमें खुबानी डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दी है। जब बिल्कुल वो बॉईल हो गए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, और फिर उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करके दोबारा मैंने सॉस पैन में डाला है, इसमें मैंने डाली है शक्कर, आप हस्बे जायका डालें, वैसे मैंने 1 कप डाली है शक्कर डाली है। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा डाला है 1 टेबलस्पून, और मैंने नमक डाला है काला, और मैंने उसके बाद इसमें डाला है जी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया। और ये हमारी खुबानी और इमली की चटनी हम इसके साथ सर्व करेंगे। ये देखें, कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। थोड़ी देर मैंने इसको होल्ड भी जान के किया है ताकि ऑयल जो है वो उसका बाहर निकल जाए। और आप देखें कि अभी इसकी सरफेस पे आपको कोई ऑयल नहीं नज़र आ नहीं, रहा। और इसके अंदर भी कोई ऑयल नहीं गया होगा। सो अब आपने अपना नेक्स्ट स्लॉट डाल दिया। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि कचौरियाँ हो गई आपके स्प्रिंग, आपके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो समोसों की तरह कम टाइम में नहीं तैयार नहीं होती। तैयार होती, इसको उनको- पहले करके रख लें आप। इनको हाँ आपने जी। करके रेडी करके रखते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि उसका साइज़ भी इतना होता है तो एक हद से ज़्यादा आप डाल भी नहीं क्योंकि सकते। अभी देखिए इसको हम, ये फिलिंग होगी तो इसको अब ये थोड़ा सा हम आपने आधे घंटे के लिए रखना है, हाँ लेकिन जी। मैं आपके सामने ये कचौरी बनाऊंगी। एनीवे, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स, मुलाकात होती है आपसे थोड़ी देर के बाद। अब हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल हैं आउट देयर इन द मेडिकल वर्ल्ड। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर साद फैसल। आज इनसे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड बैराटिक सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इवन दो आपका ताल्लुक ज़्यादा सर्जरी से रिलेटेड है, लेकिन बात सर्जरी तक पहुंचती क्यों है? सबसे पहला सवाल तो हमारा ये बनता है, राइट? और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, जैसे कि हम अभी शुरू में बात कर रहे थे कि आजकल वायरल इन्फेक्शन और ये सब कुछ फैली हुई है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। अगर आप अपने आप को बीमारी की तरफ जाने से पहले ही रोक लेंगे तो इलाज, खर्चे वर्चे, इन चीज़ों की तरफ आपको स्ट्रेस ही नहीं होगी। इसी तरह ओबेसिटी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब डिफाइन करें कि ओबेसिटी है क्या? अच्छा देखें, मोटापा सुना था,
बहुत पतला सुना था, ओबेसिटी Obesity क्या क्या है? बला है? देखें, ओबेसिटी ये है कि जब भी नॉर्मल आपकी नॉर्मल हेल्थ से डेविएशन हो जाती है तो दिस इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ओबेसिटी जो है ये एक ओवरवेट का स्केल है। जब इंसान अपने नॉर्मल से, अपने ऑप्टिमल, अपने आइडियल वेट से ज़्यादा वेट गेन कर लेता है तो इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ ये है कि दिस इज़ अबाउट द बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, इफ़ योर स्लीप इज़ गुड, if you are eating good, if you are having proper, अगर आप स्ट्रेस को कोप कर रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड हेल्थ। और इनमें से कोई भी चीज़ डेविएट हो जाती है तो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी पर्सन। तो उसमें जब भी आपका वेट गेन होगा, आपका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा नॉर्मल स्केल से, तो इसको हम ओबेसिटी कहेंगे। सही। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी की तरफ इंसान जाता कैसे है? देखिए, कोई भी बंदा ओबीस पैदा तो नहीं होता, बिल्कुल सही है। ये एक प्रोग्रेशन होती है। आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि ओबेसिटी की कहानी शुरू कहाँ से होती है, और मतलब मोटापे की, और फिर ओबेसिटी तक पहुँचती कैसे है? मसला क्या है? देखिए, होता ये है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोई भी इंसान मोटा नहीं पैदा होता या ओबीस नहीं पैदा होता। होता क्या है कि एक्सेप्ट अब अगर हमारा कोई मेडिकल कंडीशन हो, कुछ बच्चे कोई होते हैं जो कंडीशन हो, होते हैं। उसके अलावा उसको हम उसके बाद तो होता ये है कि जब भी हम अपने लाइफस्टाइल से डेविएशन करते हैं, हम हमारा हेल्दी नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं रहता तो हम ओबेसिटी की तरफ प्रोन करना शुरू कर देते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखें, आजकल जो जंक फूड कॉमन हो गया। अब देखने में ये पिज़्ज़ा या एक जो बर्गर है वो इतना सा छोटा सा नज़र आता है, बट इट इज़ वेरी रिच इन कैलोरीज़। और समटाइम्स ये होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी एपिटाइट को बढ़ा देते हैं। एग्जैक्टली। तो वो आप ये देखते हैं कि जितनी आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना आप खाना चाहते हो और आपको ज़रूरत है आपकी बॉडी को, उससे ज़्यादा जब आपकी कैलोरिक इंटेक होनी शुरू हो जाएगी तो यू आर प्रोन टूवर्ड्स दी ओबेसिटी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। हम एक, जिसको आम ज़बान में कहेंगे, हम बहुत ज़्यादा आसानी तलब हो गए हैं। अगर कोई काम है जिसके लिए हम कोई एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, हमारी स्लीप हमारी डिस्टर्ब है, हमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, अगर आप देखें तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत पड़ गई। खाने को दिल कर रहा है, हमने स्क्रॉल किया और उसके बाद मोबाइल पे देखा कि ये देखिए, चीज़ रात को है, आपको तो याद है ऑर्डर कि दे एक दिया। 8 9 10 बजे 11 बजे के करीब हमें पता था सब कुछ बंद हो सब गया, कुछ बंद हो जाएगा। तो हम बंदे थे पुत्र बन के, रात को बड़ी भूख लगती थी, बंदा थोड़ा फल खा लेता अब था। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे फूड की ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। आप नॉर्मली अगर आपके सामने कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई है तो मे बी आपका दिल नहीं करेगा खाने को, लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने अवेलेबल होगी, आपके ब्रेन को वो सिग्नल्स आ रहे होंगे कि ये चीज़ भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो उसमें फिर आपके खाने का ट्रेंड और अनड्यू खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें हम फिर कैलोरीज़ की इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और इसकी वजह से फिर ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं। और आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे अगर पहुँचे तो ये वही पुरानी प्रॉब्लम है कि जब घर में पहला बच्चा पैदा होता है, आप हमेशा नोट करेंगे जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसका हमेशा वेट का इशू होता है। मेरे बेटे हमजा के साथ भी यही हुआ। मुझे हर तरफ, क्योंकि वो पहला ग्रैंडसन था, ग्रैंड चाइल्ड था, हर कोई उस बच्चे को खिला रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में प्यार का मतलब है खिलाना। बिल्कुल। बाहर आप इतना ये इशू नहीं देखते। पाकिस्तान में वहाँ बाहर ओबेसिटी टीनेज में बढ़नी शुरू होती है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही पहले 3-4 साल, और अगर बच्चा गोलू ना हो या गाले ना हो, उसके गले ना, तो लोग कहते हैं कि हाय अन्ना कमजोर, एनु कुछ खवांदे नहीं हो, ऐथे आ मेरा बच्चा, मैं तेन चॉकलेट। जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी चॉकलेट नहीं खाई होती उसको आवाम चॉकलेट खिला देती है। ये इसमें ये देखें कि सोशल फैक्टर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि सोशल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका दिल नहीं कर रहा, आप कहीं पर जाएं, आपने पेट भरा हुआ है, बट आप किसी के गेस्ट होते हैं तो वो ज़बरदस्ती खिला रहे हैं आपको। जिस तरह माएँ अपने बच्चों को, तब तक वो गोलू मोलू ना हो तो वो कहती हैं कि ये हेल्दी नहीं है। अच्छा, ये जो आपने एक बात कही, आपको पता है डॉक्टर साहब, एट वन पॉइंट अबाउट 10 years ago जब मैं अपना वेट नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही थी, आपको पता है मेरा वेट फाइनली कब जाके कम हुआ? जब मैंने लोगों को ना करनी शुरू कर दी कि सॉरी मैं चाय पे नहीं आ सकती, सॉरी मैं खाने पे नहीं। क्या? क्योंकि जाने में प्रॉब्लम नहीं थी, जो ज़बरदस्ती आपके अंदर, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, तुनना जाता है खाना। आए आए तो तुम तो कुछ नहीं खा रही, अच्छा प्लेट में ये भी डाल रहे, ये भी डाल रहे। अभी आपने वो ज़बरदस्ती जो हमारे यहाँ खिलाने की आदत है ना,
आप उस वक्त तो अपना एक प्यार दिखा रहे हैं, आप अगले का नुकसान कर नुकसान कर रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट को आप इतने उनको इतने आप हलवे डाल लोग के दे रहे हैं। मिठाइयाँ खिला रहे हैं कि नहीं जी ये खुशी का मौका है, मिठाई तो खाओ ना, थोड़ी जी तो खाओ ना। तो अब वो बताएं अगर वो डेली बंदा थोड़ी थोड़ी हर बंदे के घर में खाएगा तो मसला होगा। लेकिन सर फिर मोटापा बढ़ जाता है या ओबिसिटी पे बात बन जाती है तो फिर लोग चले जाते हैं डाइट्स की तरफ। पहला ऑप्शन आपको होता है, हमेशा ये होता है कि यार कोई डाइट प्लान दे दें। कीटो हमने देखी, साउथ पिच हमने देखी, एटकिंस डाइट हमने देखी, हाई प्रोटीन हमने देखी, बनाना एंड मिल्क डाइट हमने देखी, जीएम डाइट देखी जिसमें वो सिर्फ सूप होता था। एक्चुअली अगर सोचे तो वो डाइट फिर भी ठीक थी क्योंकि उसमें वेजिटेबल सूप होता था, थोड़ा सा ऑयल भी होता था, प्रोटीन। एक्चुअली वो डाइट ठीक थी अगर सब आज तक की देखें, क्योंकि वो लाइफस्टाइल चेंज था। इन सब डाइट्स को क्या फॉलो करना चाहिए एज अ मेडिकल एक्सपर्ट आपकी नज़र में? देखिए इसमें ना ये जो डाइट का मिसकॉन्सेप्शन है कि डाइट आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकती है, दिस इज़ नॉट फॉर गारंटेड एनीथिंग। आपको अगर ओबेसिटी को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मुझे अब दोबारा से नॉर्मल साइड पर आना है। तो आप उस वक्त तक कोई यकीन करें कोई मेडिसिन, कोई डाइट प्लान, कोई सर्जरी आपका वेट रिडक्शन नहीं कर सकती जब तक आपका माइंडसेट नहीं है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है ओबेसिटी से लड़ने का, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने का माइंडसेट नहीं है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात जो डाइट प्लान्स हैं इसमें देखें जैसे हाई प्रोटीन डाइट कहते हैं, इट इज़ वेरी इंजूरियस, इट हैज़ वेरी हेल्थ हैजर्ड्स टू लिवर एंड द किडनी। मतलब ये आपका दोनों जिगर और आपके- आपके गुर्दे उड़ जाते हैं व्यूअर्स जब आप बहुत ज्यादा गोश्त, चाहे वो मुर्गी या फिश क्यों ना हो। लोग सोचते हैं कि मुर्गी या मछली या सी फूड खा लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यूअर्स, प्रोटीन है, आपकी बॉडी को थोड़ी सी प्रोटीन चाहिए डेली की जिस्म लिवर के से साइज के हिसाब जी, से। वो प्रोटीन जो है वो लिवर यानी जिगर में से भी मेटाबॉलाइज होगी और उसके बाद किडनी से भी पास होगी। और लोग इसमें इतनी हाई प्रोटीन डाइट्स पर जा रहे होते हैं, 150 ग्राम्स प्रोटीन पर डे, 200 ग्राम, फिर पानी का कोई एहसास आप नहीं है। 150 ग्राम्स की बात करें भाई, आपकी सोच है एक मील में 200 ग्राम लोग, क्योंकि देखिए खाते हैं 200 ग्राम क्या है, एक फुल लेग पीस या एक बड़ा सीने का पीस। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो तो 200-250 इतना ज़्यादा ग्राम लोग तो इंटेक वो कर होता रहे है। होते हैं और उनका ख्याल होता है कि मसल्स बन रहे हैं ये हाई आधा प्रोटीन आधा डाइट किलो करके। गोश्त खा रहे, देखिए आप बॉडी बिल्डर है वो मुख्तलिफ बात है क्योंकि वो मेटाबोलाइज कर रहे हैं आप। जी। और नॉर्मली ये सारे का सारा लिवर में से और किडनी में से ही पास होना होता है। तो इसलिए किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले आप न्यूट्रिशनिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें और देखें कि क्या आपके लिए सूटेबल है, और उसमें ये देखें कि उसमें क्या बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। और डॉक्टर साहब मुस्तनिद न्यूट्रिशनिस्ट से न्यूट्रिशनिस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ऑनलाइन जो पॉपुलर हैं, जो शौकिया फनकार घर में बैठे बैठे अपने नाम पे न्यूट्रिशनिस्ट लगा लिया। जब भी देखिए डॉक्टर तो अपनी सीधी बात है, मैं तो ये भी कहती हूँ कि जब डॉक्टर के पास भी जाएं तो बैकग्राउंड चेक करें कि भाई उनके पास डिग्री है भी कि नहीं। आप देखिए प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड के अंदर कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, राइट। सो मुस्तनिद न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का चेक करके जो किसी प्रॉपर जगह पे बैठते हैं, देखिए घरों में बड़े लोगों ने दुकानें खोली हुई, उन्होंने अपनी हर्बल चीज़ें बना के बेचनी होती हैं और उन चीज़ों के भी आपको पता है सर कितने नुकसान होते हैं। ये हर्बल वाटर्स की वजह से कितने लोगों के गुर्दे उड़ गए। एग्जैक्टली ये अच्छा, एक तो आपने कहा कि डाइट प्लान अगर करना भी है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफस्टाइल आप चेंज करें लाइफस्टाइल चेंज करें। और किसी अच्छा अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जिसके लोग बहुत शौकीन होते हैं, या तो वो दिन में डबल एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं जो आपको पता है सस्टेनेबल नहीं है, 1 महीना 2 महीना कर लेंगे, अनलेस आप एथलीट है आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो तो हम वैसी साइड पे कर देते हैं। एक ज़माने में गोलियाँ आई थी, लोगों ने लेनी शुरू की। उन गोलियों से क्या हुआ कि उनके अंदर स्पीड थी, जिसको पता नहीं हम क्या कहते हैं मेडिकली, बट उसके अंदर वो जो ड्रग होती है स्पीड वो होती थी। लोगों के हार्ट थे, लोगों को हार्ट अटैक्स भी हुए 100 चीज़। अच्छा, वो गोलियाँ बैन हो गई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में फिर भी लोगों ने लेते रहे, फिर वो यहाँ पे भी बैन हो गई। अब आ गए टीके, डेली वाले या वंस अ वीक वाले, तो डॉक्टर साहब उसका भी बता दें। देखें कोई अगर भी टीके चीज़ से वजन कम हो again- जाता है तो बंदा क्यों डाइटिंग करे? हाँ जी, देखें ये चीज़ बड़ी क्लियर कर लें कि ये डाइट आपकी ओबेसिटी के साथ आप उस वक्त तक नहीं लड़ सकते जब तक आप फिज़िकली खुद उस पर स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करोगे। आपको उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक बैलेंस्ड डाइट इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप, ये तीनों चीज़ें आप जब तक बैलेंस नहीं होंगी उस वक्त तक आप ओबेसिटी से नहीं लड़ सकते। डाइट प्लान्स और ये जो इंजेक्शंस, और ये अगेन वही वाली बात है कि जब तक किसी सर्टिफाइड मुस्तनद डॉक्टर से आप मशवरा ना करें, जब तक आप कभी इन चीज़ों की तरफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं के जाएं। पास नहीं जाते, और वो बिल्कुल, देखिए वो आपको सजेस्ट करेंगे
कि आपको जिनकी ज़रूरत है कि नहीं है। ये है ये कि उन लोगों के लिए आए थे व्यूअर्स, ठीक है डॉक्टर साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उन लोगों के लिए आए थे जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है Resistance, और जो हाईली प्री डायबिटिक है, यानी कि बिल्कुल टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जाने वाले हैं या जिनकी टाइप 2 डायबिटीज़ है, ताकि उनकी डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सके। ये एक मिरेकल ड्रग थी उन लोगों के लिए, उसका गलत इस्तेमाल उसका हो रहा है। गलत जिस तरह एक इस्तेमाल हो रहा ज़माने में आपको याद होगा कि इसी तरह एक होती थी दवाई ग्लूकोफेज, बहुत से लोगों ने वो लेनी बहुत से शुरू लोग कर दी शुरू कर वजन दी। कम करने के लिए। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए, उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूरोपैथीज होने शुरू हो गई, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके। और बाय द वे ये और जो टीके आप लगाते हैं, जो जिन्होंने हर कोई लगाना शुरू हो गया है, और मसाइल तो अपनी जगह, आपको पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। हो सकता है, आपका बिल्कुल हो लबलबा उड़ जाए, लबलबा राइट, जी बिल्कुल। आपका लबलबा उड़ जाएगा। ये आपकी बॉडी का एक मेजर ऑर्गन है, आपने उसको Organ बर्बाद कर दिया। आप एग्जैक्टली और आप ये देखें कि आप यू कैन नॉट, आप सिर्फ एक स्मार्ट होने के लिए आप एक, ये बेसिकली लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जी हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े, हमें बैलेंस डाइट की तरफ ना जाना पड़े, बस हम इंजेक्शन लगाएं और आप स्मार्ट हो जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्मार्ट होना है तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट सही करनी पड़ेगी, अपनी नींद ठीक करनी पड़ेगी, तो फिर आप जाके स्मार्टनेस की तरफ आएंगे। इसी यही तो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जो मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न करती हैं। मास्टर, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, कहते हैं हाय तुमने अपना बड़ा वेट कम कर लिया। मैंने कहा जी मेरी बहुत ज़्यादा हार्मोन ट्रीटमेंट्स चल रही थी, मेरा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बैलेंस किया जा रहा था, बिकॉज यू नो प्रेगनेंसीज मिसकैरेजेस वगैरह ये सब कुछ। जब मेरे मामलात सेटल हुए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरा वेट नेचुरली भी कम हुआ। आप फिर खुद बताएं आपने कितनी एफर्ट की है। डॉक्टर साहब एफर्ट अपनी जगह, लेकिन जब तक हम अपने दिमाग से ये चीज़ नहीं निकालेंगे ना, फल सब्जी खाने का मतलब ये नहीं है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं। आपने दिन में 3 पीस फल के 3 पीस फ्रूट के खाने हैं, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ है और वो एक अच्छी चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं आपने। कार्बोहाइड्रेट्स, और देखिए फ्रूट्स एंड भी वेजिटेबल्स में लेनी है, आपको आपने- विटामिन्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाते बिल्कुल हैं। आपने लेने हैं, आपने कुछ फैट्स भी मिल जाते फैट्स हैं। भी मिलने हैं। देखिए फैट, अब मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि आपका जो हार्ट है इट्स ऑल द टाइम वर्किंग, हर वक्त बीट कर रहा है, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं बीट कर रहा है, तो इसका जो एनर्जी सोर्स है वो कोलेस्ट्रॉल है। अब आपको वाइजली यू हैव टू टेक द गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फैट ख़त्म कर दें, योर हार्ट विल बिकम वीक। बिल्कुल। तो ये ऐसे तो आप उसको नहीं कर सकते। जब तक आप बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज की तरफ अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, आप मोटापे से नहीं लड़ सकते। लेकिन नहीं मैनेज हुआ, किसी का नहीं वजन कम हो पाया। ब्रेक के बाद मैं आपसे जानूंगी कि रोबोटिक सर्जरी, लेज़र सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कौन सी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं जो आप रेकमेंड करते हैं? क्योंकि एक ज़माने में लोग गुब्बारे डलवा लेते थे पेट में, जिनको बलूनिंग कहती थी। फिर ये भी एक बाईपास भी होता था जी, स्टमक का, स्टमक बाईपास, उसके अलावा स्लीविंग स्लीव भी स्लीव होती थी गैस्ट्रेक्टमी भी है। बहुत। और बट बड़े बड़े कट लगते थे, बड़ी बड़ी सर्जरी होती थी, तो लोग घबरा जाते थे। तो अब क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशंस है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर साद फैसल हमारे साथ हैं। अभी टेक्निकली इनसे रिलेटेड बात नहीं थी, लेकिन हमने पहला सेगमेंट पूरा जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि अगर वज़न बहुत ज़्यादा है आपका, ओबेसिटी की तरफ आप चले गए हैं, डॉक्टर साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में ओबेसिटी को भी डिफ़ाइन किया, तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन, बैरियाट्रिक सर्जन, मैं आपसे क्लैरिटी चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही या अगला बंदा सीधा हो ही नहीं रहा। देखिए एक तो होता है ना माइंडसेट चेंज करना, एक होता है नहीं माइंडसेट चेंज किया जा रहा। डॉक्टर साहब मेरे पे भी जब 45 किलोज चढ़े थे ना, तो मेरे जैसा बंदा जो दिन में 2-2 दफ़ा भी एक्सरसाइज करता था, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी होती है तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो मैं सेटल हो जाती हूँ, तो कभी कभी मैं दिन में 2 दफ़ा भी एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे जैसे बंदे से इस कुर्सी से उठ के सेट के उस कोने तक चल के नहीं जाया जाता था। मुझे लगता था जैसे मैंने एक और इंसान को गोदी में उठाया हुआ है। हो जाता है कि इतना ज़्यादा वजन हो गया कि नहीं मैनेज किया। ऐसी कंडीशन में बंदा क्या करे? अच्छा देखिए, मेरे तो क्योंकि प्रेगनेंसी था तो उसके बाद बच्चे के बाद काफ़ी हद तक जो नेचुरल भी उतरा, फिर हिम्मत हुई तो बंदे ने किया। लेकिन जो फंसा हुआ इंसान जिसका बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा, वो बंदा क्या करे? जी बिल्कुल। अच्छा अब हम बात करते हैं कि सर्जिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ओबेसिटी के लिए।
तो ओबेसिटी के लिए 2 किस्म की सर्जरी करते हैं हम, एक जिसमें रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स कहते हैं और जिसको एक माल एब्जॉर्प्शन प्रोसीजर्स कहते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स ये होते हैं कि हम उसमें स्टोमक की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, आपकी डाइट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। जो मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम ये करते हैं कि आपको हम इस तरह का एक बाईपास सर्जरी कर देते हैं जिसमें फूड को डाइजेस्ट होने का, आपके बॉडी का हिस्सा बनने का उसको टाइम ही नहीं मिलता और उसका ट्रांजिट ज़्यादा रैपिड हो जाता है और एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो उससे भी आपका सोल्यूशन हो जाता है। तो इसमें देखना ये होता है कि अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि सर इस हमें पता कैसे चलेगा हाँ जी। कि कोई इंसान आप कैसे मतलब वो टेस्ट क्या है, इसकी तशखीस कैसे की जाएगी कि इसको हमने जी कौन सा प्रोसीजर करना है और क्यों और क्या किस तरह से करना है? देखिए, अगर तो आपका सिंपल 2 चीज़ें होती हैं कि अगर सिर्फ एक आप खाली ओबेसिटी का शिकार हैं, आप सिर्फ मोटे हैं, और दूसरा ये है कि अगर आपको मोटापे के साथ साथ कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है या आपके जॉइंट्स इफेक्ट होने शुरू हो गए हैं, आपके लंग्स पे इफेक्ट आना शुरू हो गया है, आप एक स्टेयर्स चढ़ के छत तक नहीं जा सकते हो, आपको बहुत बेतहाशा सांस चढ़ जाता है, आपके नी जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, तो उन कंडीशन से पहले इससे बेटर कि आप उसमें सर्जरी की तरफ चले जाएं। आपने ट्राई कर ली, आपने कोशिश की, डाइट की, आपने एक्सरसाइज करने की कोशिश की, आपसे नहीं पॉसिबल हुआ, तो उस सारी कंडीशंस में ज़रूरी होता है कि फिर आप इन ऑर्गन्स के डैमेज होने से, इनको इफेक्ट होने से पहले आप जैसे राइट टाइम पे, अब जैसे अगर बच्चा है 20, 21, 22 साल का, आपने हर चीज ट्राई कर देख ली है, तो खुदा का वास्ते उस बच्चे का 60 या 40, 45 साल की उम्र पे पहुंचेगा तो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होंगी चीजें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, परसिस्टेंटली Hypertensive हो जाते हैं ग्लूकोज हाई रहनी शुरू हो जाती है, तो सारी कंडीशन से पहले इट्स बेटर कि आप सर्जरी करवा लें। एक और क्राइटेरिया BMI, हाँ जी, एक क्राइटेरिया आता है जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बड़ा सिंपल सा, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपना वेट कैलकुलेट करें और उसके बाद अपनी हाइट को मीटर्स में काउंट करें। आप देखें कि जितने आपके हाइट है सेंटीमीटर्स में कितनी है, उसके मीटर बना लें। तो वेट को अगर आप मीटर स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आपका BMI आ जाएगा। तो इट शुड बी बिटवीन, BMI कैलकुलेटर लिखेंगे तो 10 किस्म के आपको BMI कैलकुलेटर आ जाएंगे। मैंने ऊपर गूगल में सिर्फ BMI कैलकुलेटर डाला है, आपको खुद भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने ये नंबर डालने हैं तो उसमें जवाब आ जाएगा। तो अगर तो आपका BMI 18 से 24 के दरमियान है तो यू आर अंडर नॉर्मल BMI, यू आर हेल्दी पर्सन, और अगर 24 से लेके 30 के दरमियान है तो यू कम इन द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी, और अगर 30 से ज़्यादा है तो जिसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, और इसमें आपको फिर सर्जरी की तरफ चले जाना चाहिए। नंबर 1 अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल पे तवज्जो दें, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ठीक करें, एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, और एक्सरसाइज को आप कम से कम एक वॉक करें। आप इसमें डॉक्टर साहब मेरा BMI है 18.5, माशाल्लाह परफेक्टली नॉर्मल जी, बिल्कुल जो नॉर्मल जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे है। मुझे पता है कि बड़े लोग, मैंने आपको जैसे कि डॉक्टर साहब एक और बात बता रही थी, जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मेरी कलाई का साइज़ ये है, यानी कि मेरी हड्डी नॉर्मल हड्डी, नॉर्मल जो लोगों का बोन स्ट्रक्चर होता है ज़रा मेरी थिन है, यानी कि अगर मेरा BMI ज़रा कम साइड पे भी होगा तो मेरी बॉडी के हिसाब से वो ठीक है, राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल। इसमें कई सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, मसल मास कितना है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो ये बियॉन्ड स्कोप हो जाएगा। तो और ये तो सारी चीज़ें डॉक्टर, जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो वैसे ही चेक कर लेगा। आज का टेक होम मैसेज यही होना चाहिए कि आप एक दफ़ा कैलकुलेटर उठाएं और अपना BMI ज़रूर कैलकुलेट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है मैं हर 6 मंथ्स के बाद जो भी जहाँ पे भी मेरा वेट होता है मैं अपना BMI चेक करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो 20 को क्रॉस कर रहा है, मैं उधर ही खींच लेती हूँ अपने आप को वापस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लिक है कि अगर आप इसमें आपको एक स्टिमुलस मिलता रहता है कि ये मेरा BMI है, इसको मैंने नॉर्मल में लेके आना है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी, बिकॉज आई वांट टू गेट टू दैट नाउ। सर्जरी का नाम सुन के ना बंदे के हॉल उठने शुरू हो जाते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, अगर मैं कंसिडर करती हूँ किसी भी अपनी औलाद को, अगर वो किसी कंडीशन से गुजरे, या बहन भाई को या मदर को, तो बंदा सबसे पहले यही बात सोचता है कि नहीं यार ऑपरेशन, समझा दें
कि ऑपरेशन कितना को बड़ा होता है, क्या मामला हाँ होते देखें हैं इसमें और क्या क्या होता है? जी बिल्कुल, इसमें एक तो ये ऑपरेशन करते वक्त कोई लंबे चौड़े कट नहीं लगाते हैं। 99.9% जो केसेस हैं वो सारे लेप्रोस्कोप के ज़रिए हो जाते हैं। छोटे छोटे 2-3 सुराख होते हैं बॉडी के अंदर और उससे सारा एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ सारे ऑपरेशन हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टिव भी और बाईपास सर्जरी सारे हो जाते हैं। और हम 1 से 2 दिन के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज करके हॉस्पिटल से घर भेज देते हैं और तकरीबन आप 1 हफ़्ते में या 10 दिन के अंदर आप नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाते हैं। अगर आपके एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, अगर आपका लंग्स अफेक्टेड नहीं है, अगर आपके कोई लिवर के इश्यूज़ नहीं है, आपके हार्ट मोटापे की वजह से डैमेज नहीं हुआ, आपके जॉइंट्स ठीक हैं, तो ये सर्जरी रिलेटिवली सेफ़ है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो भी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि आप किस स्टेज पर आते हो। और डॉक्टर साहब क्विक सर्जरीज हैं, 8-8 10 सर्जरियां तो आप दिन में करते हैं जी। आराम से। तो ये इसकी बड़ी सिंपल सर्जरी है और अब तो कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस रह भी नहीं गई हैं। रोबोटिक, लेप्रोस्कोपिक खुद भी लेप्रोस्कोपी। बंदा कर सकता। जी एग्जैक्टली, तो इसमें ये सर्जरी से नहीं डरना चाहिए। जो असल डरने वाली चीज़ है वो मोटापा है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और लेटर लाइफ में जैसे जैसे आपके हार्मोन्स का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, इरेगुलरिटीज आनी शुरू होंगी, तो उस वक्त फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप खुद सोचें कि आज अगर आप 10 साल पहले ये काम करवाते हैं, एक सर्जरी करवा लेते हैं और आप 10 साल के बाद जब जॉइंट्स अफेक्ट हो गए हैं, हार्ट पे असर पड़ रहा है, लिवर डैमेज हो चुका है, तो उस वक्त सर्जरी का भी कितना कोई रोल होगा और डेफिनेटली रिस्क उसमें बढ़ जाता है। तो टाइम डज मैटर। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब हमने एक इंट्रोडक्शन दे दी आपकी भी और ये सारी बातचीत और काफ़ी अर्से पहले भी हमारी मुलाकात होगी, हम आपको फिर इंशाल्लाह तकलीफ़ देंगे। अब हम हर प्रोसीजर पे बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी तो स्लीव क्या होती है, गैस्ट्रिक बाईपास क्या होता है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी सर्जरी जब कराता है इंसान तो किसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ऑब्वियसली ये जब सर्जरीज कराते हैं कि उसके बाद क्या करना है। इन सर्जरीज का मतलब ये नहीं है व्यूअर्स कि आपने सर्जरी कराई और जितना खाना है खा लो, वो जितना पेट तुसी छोटा कराओगे और नहीं वो बड़ा हो जाएगा फिर। जी एग्जैक्टली, वही तो बात है कि माइंडसेट आपका ठीक होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ, जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, वो एक नॉर्मल हेल्दी तरीके से आपने गुजारनी है। ये ज़िंदगी का एक नॉर्मल टॉल है, एक ज़िंदगी की एक प्राइस है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को बैलेंस रखें। और ये कोई मिथ नहीं है कि आप बस ये शॉर्टकट ढूंढें कि आप मैं डाइट प्लान फॉलो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। शॉर्टकट कोई भी नहीं है। आपको रेगुलर डाइट लेनी है, आपको अपनी एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो देनी है और ये सारी चीज़ें आपको ये करनी है। और एंड में अगर नहीं कोई होता तो फिर सर्जिकल सोल्यूशन तो है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम। और देखिए डॉक्टर साहब खुद सर्जन है, अपनी दुकान बेचने के लिए कह सकते थे सर्जरी कराएं सर्जरी कराएं सर्जरी कराएं। डॉक्टर साहब का मेन फोकस इस बात पे रहा है कि खुदारा सर्जरी की तरफ ना आए, क्योंकि बात ये कि व्यूअर्स कुछ लोग ऐसे हमेशा होंगे जिनका ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम है कि उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग डॉक्टर साहब के पास आते हैं जो आई एम सॉरी कभी कभी डिटाई में और कभी कभी इतनी चीज़ आगे बढ़ चुकी होती है कि फिर सर्जरी ही ऑप्शन रह जाती है। और अफसोस होता है जब यंग लोग या कोई 40 ईयर ओल्ड आदमी या औरत आ रहे हैं और कह रहे हैं और 20 साल से ऑर्गन डैमेज चल रहा है। इवन आप देखें कि बाईपास सर्जरी गैस्ट्रिक इसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करवाते हैं और उसके बाद फिर वेट गेन करके आ जाते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं चेंज हुआ। आप समझते हो कि सर्जरी करवा ली और बस खाना पीना जैसे मर्जी करूं, तो ऐसा नहीं है। आपको मसल मास आपको अपना बेहतर करना है, आपको फैट को लेवल को कम करना है, आपको हर तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यहाँ पे आज की गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे, इंशाल्लाह फिर आपको तंग करेंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ व्यूअर्स। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि आपने कर लिया। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने स्लीव करवाई और ढीठों की तरह खाते रहे। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं होती कि एक्चुअली बंदा ढीठ है, ये नफसियाती प्रॉब्लम भी होती है कि आप फूड को कंफर्ट का सोर्स देखते हैं, आपको सुकून देता है खाना, तो आपको फिर माहिर नफसियात के पास जाके, और अक्सर जो हमारे आप जैसे जो हमारे प्यारे भाई जो डॉक्टर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं कि भाई आप एक माहिर नफसियात के साथ भी राब्ते में रहें ताकि वो आपका माइंडसेट चेंज करने में आपकी हेल्प करे, प्रोफेशनल इन एवरी सिंगल वे। आइए किचन में भी जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। जी हाँ, एवरीथिंग रेडी। हमारी चिकन क्रिस्पी चिकन कचौरी बिल्कुल रेडी है और साथ हमने सॉस की है, इसमें पुदीने की सॉस भी आप सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ नूर। आइए ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइन आर्ट्स की बात करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है 4 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ ने। अब ये चारों जो हैं फाइन आर्ट्स की फील्ड से कनेक्टेड हैं। आज हमारे पैनल में कुछ लोग प्रिंट मेकिंग में महारत रखते हैं, कुछ लोग स्कल्पचर में, कुछ लोग पेंटिंग में, कुछ लोग मिनिएचर आर्ट में। ये सारे एरियाज़ और एवेन्यूज़ हैं आर्ट के। अभी तो एब्स्ट्रैक्ट भी है एंड देयर आर सो मेनी अदर एरियाज़ एज वेल। पॉटरी मेकिंग को भी इसी का आई थिंक वो कहा जाता है, सेरामिक वर्क को, एंड देन सो मेनी अदर एरियाज़। लेकिन अब तो एक्टिंग की तरफ भी माँ बाप आने देते हैं बच्चों को, जो बहुत ही एक टैबू चीज़ होती थी। आर्ट्स की तरफ पेरेंट्स बच्चों को, प्योर जो फाइन आर्ट्स होती हैं उसकी तरफ फिर भी घबराते हैं, बिकॉज उनको ये डर लगता है कि भाई बात तो सिर्फ इतनी हो जाती है कि आप आर्ट्स की फील्ड में आए, आप पेंटर बन गए, चले मिनिएचर आर्टिस्ट बन गए। अब अगर आप पॉपुलर ना हुए, अगर आपको लोगों ने नहीं सराहा, आपकी चीज़ें नहीं बिकी, तो भूखे मर जाएंगे। ये एक रियलिटी है इस फील्ड की। सो इसी फील्ड के अंदर और क्या ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं जब आप आर्ट्स की तालीम ले रहते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। बट इनकी पर्सनल जर्नी पहले, सबसे पहले मुलाकात करते हैं गुल मोहम्मद से। प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं फ्रॉम हैदराबाद सिंध। 7 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस करते हुए इन फाइन आर्ट्स। इनका सब्जेक्ट है पेंटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो गुल? ठीक मैं ठाक? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे मुलाकात करते हैं फिर आपकी जर्नी की तरफ। Sure. देन वी हैव तनवीर अली विद अस, जिनके आते ही मैंने पूछा कि बेटे कंघी तो कर लेते बालों में, बट ब्यूटीफुल हेयर बाय द वे, एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड वेल मेंटेन्ड आल्सो। Thank you so आई हैव सीन हेयर दैट लुक्स लाइक झाटास, बट दिस इज नॉट वन ऑफ देम। सो तनवीर अली फ्रॉम लालकाना सिंध, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं एट NCA और इनका मेजर है मिनिएचर पेंटिंग। वाल इन्ने वड्डे ते पेंटिंग मिनिएचर है, की कहानी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Looking good, Tanveer. Thank you so much for joining us. Then we have Ramal Fatima with us. अब आप ग्रेजुएट कर चुकी हैं NCA से इन फाइन आर्ट्स। आपका मेजर था प्रिंट मेकिंग और आप ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं और आर्ट डायरेक्टर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का तुसी शुक्र। तो ग्रेजुएट करते ही इतने काम कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ इस गुफ्तगू में। देन वी हैव विद अस मनाहिल नगमान। अब मनाहिल जो हैं, इन्होंने फाइन आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स की 3rd ईयर की स्टूडेंट है NCA और इनका मेजर है स्कल्पचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई स्कल्पचर आर्टिस्ट के तो हाथों की मिज निकली होती है, आपके हाथ तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैंने लग रहा है मैंने की और करा के आई हूँ। वरना होता है ना मिनिएचर आर्टिस्ट के हमेशा नेल्स में हल्की हल्की मिट्टी, रंग रोंग होता है, एंड हर आर्टिस्ट के होता है। आप सब तो मुझे लग रहा है नहीं मैनिक्योर्स करा के आए, तैयार हो के आए ना? मुझे लग रहा है नहीं मैनिक्योर हुए हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं आपसे। श्योर। तनवीर, कहानी क्या है आपकी? किधर से शुरू किया? अब तो आप कर रहे हो काम, लेकिन जब इनिशियली करना चाह रहे थे क्या सिचुएशन थी? इस तरफ रुझान हुआ कैसे? सो बेसिकली मेरी खाला, माय आंटी, वो आर्टिस्ट हुआ करती थी। सो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, बट उसको देख के काम करते करते मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। तो हमारी फैमिली में ये था कि इस चीज़ में कोई इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है कि मतलब इसमें कोई स्कोप नहीं है, लाइक देयर इज़ नथिंग, क्योंकि मेडिकल में इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बस इसी चीज़ में स्कोप है। तो बस उस चीज़ में उनको देखते देखते काम करते करते मुझे भी इंटरेस्ट होने लग गया। then 3 क्लास से 7 क्लास तक टीचर्स को बताना, एप्लीकेशन लिख के देना कि मैंने भाई नहीं पढ़ना है, बात है सीधी। लाइक वो घर बता देते थे, फिर घर से प्रिंसिपल बुला देता था पेरेंट्स को। ये तो मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना कि बच्चा खुद ही एप्लीकेशन लिख के दे रहा है कि मैं नहीं करना। टीचर्स ने बोला कि आपने लिख के देना है, हम आपको नहीं बोलेंगे कुछ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मैंने लिख के दे दिया, भाई पेरेंट्स को बता दिया। मुझे लगा तो कि जाहिर स्कूल वालों ने अगर फीस लेनी है और बच्चा लिख के दे रहा है कि मैंने नहीं पढ़ना, तो इसीलिए मांग रहे हैं ताकि वो माँ बाप को दिखा सके। बहुत टफ सिचुएशन थी उस वक्त, इतना कन्विंस करना, फैमिली को बताना कि भाई ये चीज़ करनी है। काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है इस चीज़ के बाद। एंड फाइनली नाउ फॉर द पास्ट 7 इयर्स आप इस काम पे। बिल्कुल। एंड सिचुएशन क्या है काम की? अभी ये सिचुएशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक जैसे ही स्कूल लाइफ जब स्टार्ट हुई तो हम कॉलेज से हम बंक मार के जाते थे, काम बनाते थे। कौन सा पुट्ठा काम है जो लड़का नहीं करता? एप्लीकेशन भी देते कि मैंने कहा स्कूल से मैं बंक भी मारा था। बेटा अभी तक माँ बाप ने जिंदा छोड़ा, मैं इस बात पे हैरान हूँ। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं, है। मैं खुद भी एक माँ हूँ ना, मैं सोचूं कि अगर मुझे हसन का आ जाए लेटर स्कूल से कि जी बच्चे ने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैं उसका क्या कॉल करूँगी? देखिए शौक की बात होती है बिल्कुल ना। सही। शौक इस चीज़ में अड़ा हुआ था, लाइक और कोई चीज़ करनी नहीं थी।
तो स्टार्टिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, छोटी छोटी चीज़ें बनाते गए हम, कार्टून्स बनाते थे, गूगल से देख लिया, कहीं से कुछ भी देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अब ये स्टेज है कि अब स्किल वाइज भी काम भी फिनिशिंग आ गई, काम करते करते एग्जीबिशंस वगैरह करते हो, अपना आर्ट वर्क सेल Shows- कैसे करते हो? शोज़ नहीं किए क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, प्रोजेक्ट्स करता हूँ उनके साथ, ठीक तो है। कोलैब करता हूँ, तो ऐसे साथ साथ काम चलता सिलसिला रहता चल रहा है, है। बिल्कुल चलता अल्लाह रहता का है। शुक्र। बट मेन चीज़ तो यही होती है ना, पेरेंट्स यही कहते हैं कि पढ़ लिख के भी अगर हमारा बच्चा जो है, जरा गुल मोहम्मद आप मतलब का कि मतलब हमने गुल को पढ़ा लिया लिखा लिया और एंड में वो कुछ रोजी रोटी भी नहीं कमा रहा, बिल्कुल खुद मुख्तार तो बंदा हो जाए एग्जैक्टली, ना, जो पेरेंट्स का कंसर्न होता क्योंकि हर पेरेंट्स का यही होता है कि लाइक उनको यही होता है कि हमारा बच्चा कितना कमा रहा है, है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा मेन सवाल होता है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि इस फील्ड में पैसा है नहीं है, तो आई थिंक इस वजह से ना बहुत सारे पेरेंट्स उनको नहीं जाने देते। अच्छा तनवीर, आपने मिनिएचर आर्ट को चूज़ किया, इतनी इतनी सी होती हैं, कभी कभी इतनी बड़ी भी हो जाती हैं, और उसमें मिनिएचर का एक तो इट टेक्स डेज वीक्स मंथ्स, कभी कभी महीने भी लगते हैं एक पीस मुकम्मल करने में। बंदा जब उसे सेल करने के लिए खड़ा होता है तो आप अगर उसके 4 लाख रुपए मांगते हैं तो अगला बंदा कहता है 40,000 में दे देना। ये नहीं देखता कि पीछे से 4 महीने की मेहनत या 3 महीने की मेहनत थी। क्योंकि मेरे कज़न की जो वाइफ हैं फायजा भाभी, वो भी NCA से ग्रेजुएट किया, तो उनका भी मेजर मिनिएचर आर्ट था। अच्छा, हम को देखती थी कि हफ्तों महीनों लगी हुई हैं एक ही पीस पे, हमको देख रही होती थी कि किस तरह ऊपर से इतना फाइन का। तो आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? जैसे अभी आपने बात की कि छोटा स्केल, तो मुझे लगता है कि जो दूसरों को छोटा स्केल नज़र आता है वो मेरी नज़र में जो है ना बड़ा स्केल है ना। और दूसरा ये है कि मुझे गहराई में जाकर काम करने की आदत भी है और अच्छा भी लगता है। आपने ये बात की कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि तनवीर तुमने इतने बड़े बाल कर दिए हैं, तो जैसे अभी आपने बात की कि इतना टाइम लगता है, तो शायद बाल भी इसीलिए नहीं बनवाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, अपने काम में इतना इन्वॉल्व होता हूँ क्योंकि बंदे अल्लाह मियाँ ने बने बनाए आपको बाल दिए माशाल्लाह। हम खवातीन से पूछे जो कभी कुछ करवा रही होती है, कुछ करवा रही होती है कि बॉडी आ जाए बालों में, आपको तो रेडीमेड बॉडी मिली है। Too much efforts, शायद अल्लाह yeah. मियाँ ने इसीलिए इनके बाल रेडी करके भेजे थे कि इसको टाइम नहीं मिल रहा। बहुत एफर्ट्स पुट होती हैं। सो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, जब आपने घर पे फैमिली से व्हाटएवर शेयर किया, और इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ आर्ट्स में? बेसिकली तनवीर अली जो है ना पहले NCA से दूसरी यूनिवर्सिटी में थे, सिंध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ओके। मैंने वहाँ से फ़िलासफ़ी में ग्रेजुएशन की है। वाओ, इंटरेस्टिंग। हाँ, उसी के दौरान सिंध के एक बहुत बड़े स्कल्प्टर हैं फ़कीरो मेहगवार, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ा उनका अच्छा काम है और दुनिया उनको जानती भी है। इंटरनेशनली जी हाँ, बहुत उनकी बिल्कुल। फेम है, बाहर उन्होंने बहुत से शोज किए। हाँ जी, तो दौरान फ़िलासफ़ी में उनके पास भी जाता रहा हूँ क्योंकि सुकरात मेरी फेवरेट पर्सनालिटी थी। अच्छा। तो उनका जो है ना स्कल्पचर के साथ ज़्यादा लगाव होता था, तो उस्ताद के पास फिर मैंने जाना शुरू किया ना दौरान फ़िलासफ़ी। वहाँ पर मेरी फ़िलासफ़ी भी चलती थी और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके मैं उस्ताद के पास भी जाता था काम करने और सीखने। फिर उन्होंने मुझे NCA का बताया था कि बहुत अच्छा इदारा है, वहाँ पर जाकर अगर तुम चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो बहुत कुछ सीखने को जो है ना मिलेगा। उसके बाद मैंने 4 साल अपने वहाँ पर फ़िलासफ़ी को दिए थे एंड देन डिसाइडेड कि मुझे जो है ना NCA अब जाना है, और टेस्ट मैंने दी, इधर आ गया मैं। फिर यहाँ पर वहाँ से जो है ना मैं ये सोच के आया था कि मैं मेजर जो है स्कल्पचर रखूँगा क्योंकि मेरे उस्ताद स्कल्पटर थे, तो इंस्पिरेशन वहाँ से मुझे मिली थी। जब यहाँ आया तो सबसे सुनता था कि मिनिएचर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस चैलेंज को भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं क्योंकि जिसको सारे बोल रहे हैं कि चीज़ मुश्किल है, तो मुश्किल चीज़ों में हाथ डाल के देखते हैं कि क्या होता है। मुझे समझ आ रही है आपके माइंडसेट की, जो सबसे औखा काम है वो तनवीर अली ने ही करना है। जी, जी। ठीक है, बट वही वाली बात है ना कि जब इंसान क्रिएटिविटी को स्क्रैच करना शुरू करता है तो उसकी सरफेस के नीचे इतने लेयर्स, इतनी तय हैं। अब देखें नमल, आपका मेजर प्रिंट मेकिंग है, लेकिन आप ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं और साथ साथ आर्ट डायरेक्टर भी हैं। सो द फैक्ट इज़ कोई भी इंसान सिंगल डायमेंशनल तो होता भी नहीं है। जी, बिल्कुल। हर इंसान मल्टी डायमेंशनल होता है। नमल, आपकी कहानी? बेसिकली मेरा जो व्हेन आई वाज अ किड,
तो मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ था आर्ट्स का। मतलब स्कूल में जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता था वो आर्ट्स का होता था। बाकी सब्जेक्ट्स पे मेरा इतना कोई ध्यान नहीं होता था। मुझे होता था कि मैं ड्राइंग करूं, और वो तब बचपन में तो बस वो सीनरी और वो पहाड़ वगैरह यही बनाती थी। लेकिन यू कैन से कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं मतलब एक्सट्रीम लेवल पे वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था आर्ट्स का शुरू से, और अब मैं ही थी कि जिसने आर्ट्स का जो है एक जो आप कहते हैं कि स्टार्ट किया आर्ट्स को लेके। और फिर मैंने एनसीए को फिर मैंने एक्सप्लोर किया था। मैंने एनसीए के बारे में सर्च किया था कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे इसमें जाना है। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है आप जाओ ना जिसमें आपको शौक़ है, क्योंकि उनको था कि हम क्योंकि इसको लड़कियों को ये भी तो बड़ा इशू फेस करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप आउट ऑफ टाउन से हो। आप लाहौर बेस्ड ही हो? जी जी मैं लाहौर चलें, अल्लाह का शुक्र है। अब जैसे कि आप आए हुए हो फ्रॉम आउट ऑफ टाउन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो मनाए? आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन मेरे फादर वगैरह कश्मीर से हैं। कश्मीर वगैरह से हैं तो अब और आप भी सिंध से आए। तो पॉइंट इज पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं बच्चे, और बड़ी सॉर्ट आफ्टर चीज़ है। लेकिन पेरेंट्स अक्सर घबराते हैं बेटियों को भेजते हुए, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, बट देखिए है तो फिर भी पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट। तो एक घबराहट होती है कि इतना खुला माहौल। सबके व्यूअर्स एक बात बताओ, मैंने एनसी में बहुत टाइम गुजारा है, फ्रेंड्स भी वहाँ पे पढ़ते थे इन माई ओन यंगर ईयर्स, देन अदरवाइज एज वेल। एक्चुअली वन ऑफ द सेफेस्ट एनवायरनमेंट्स हैं, एग्जैक्टली क्योंकि हर बंदा काम करने आया हुआ है, Exactly. सीखने आया हुआ है, और सीधी बात है वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि दूसरी फनकारियों में पढ़ो आप। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स को भी था कि थोड़ा सा होता है आपके पेरेंट्स कि को माहौल डर ठीक होता है कि होना चाहिए। माहौल ठीक हो जाए, या उनको होता है कि ख़राब ना हो जाए बच्चा वहाँ के माहौल में। कि मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि मलंग होते हैं ना अपने आप में होते भाई हैं, हमें उनको मलंग नहीं कबूल होता। है, हमें हाँ। दूसरी लेवल के लोग नहीं कबूल है। लेकिन उनको था कि इसको शौक़ है तो इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना किसी चीज़ पे। अगर ये जाना चाहती है तो ये जाए, ये अपने शौक़ से जाए, क्योंकि मतलब उनको मेरे पे ट्रस्ट था। सबसे बड़ी चीज़ होती है आई गेस वो ट्रस्ट होती है। तो उनको था कि नहीं ये कर लेगी वहाँ पे। और फिर मैंने वहाँ पे प्रिंट मेकिंग चूज़ की। वहाँ जाके मेरा फ़ाइन आर्ट्स का मेजर मेरा प्रिंट मेकिंग था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट भी हो गई और आपके सामने हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा, आपकी कहानी क्या है मनाए? मेरी कहानी कुछ ऐसे है कि आई हैव दिस वेरी विविड मेमोरी कि मैं एक छोटी सी थी, और वो जो प्लास्टिक के टेबल चेयर नहीं होते अभी भी उनके छोटी सी ऊपर हो, सारे ही छोटे से हो अभी भी। प्लास्टिक के टेबल चेयर नहीं होते जिनके ऊपर बैठे होते हैं, उसमें कुछ कलरिंग या ड्राइंग ऐसा कर रही थी। और मेरी कोई फैमिली मेम्बर आए हुए थे आउट ऑफ टाउन से, और उन्होंने आके मुझे बोला था कि ओ तुम्हारा काम कितना अच्छा है, तुम बड़े होके आर्टिस्ट बनना। एंड एट दिस एज मैं इतनी छोटी थी, मैंने कहा आर्टिस्ट क्या होता है। एंड बस उसके बाद से लाइक आई कंटिन्यूड, मैंने आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन इट। माई फैमिली इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव, उनने थ्रू आउट मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरी एकेडमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा लाइक आई यूज्ड टू गेट वेरी गुड ग्रेड्स, में मार्क्स काफ़ी अच्छे आते थे। तो मेरी टीचर्स मुझे प्रेशराइज़ करती थी ज़रूर कि आप डॉक्टरी में जाएं, इस तरह करें, लेकिन मेरे पेरेंट्स हैव ऑलवेज रिमेन्ड वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा दिल है तुम वो चीज़ करो। NCA यूज्ड टू बी क्वाइट अ ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर मी कि उधर जाऊंगी, इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान फॉर आर्ट्स। तो एक तो दाखला नहीं मिलता क्योंकि बहुत मुश्किल है, कंपेटिटिव बहुत है। दाखला मिल भी जाए तो फिर अपने ये नहीं है कि एक दफ़ा दाखला हो गया तो आप इजी हो गए, नहीं, फिर आपने अपनी पोजीशन होल्ड भी करनी है, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं सेकंड या थर्ड ईयर में दूसरी जगहों से। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सो कंपटीशन आपका लास्ट डे तक चलता है। एग्जैक्टली वो तो मुझे लगता है कि वो हर बार आपका कंपटीशन ज़िंदगी भर ये चलता ही रहता है, लाइक बस अच्छा, ups and इस downs फील्ड के also. चैलेंजेस क्या है? यानी कि अगर स्कोप की बात करें और चैलेंजेस की बात करें तो वो क्या है? जी चैलेंजेस मुझे लगता है कि हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और मुझे लगता है कि हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। चैलेंजेस बस यही आते हैं कि एक तो कन्विंस करना फैमिली को, और ऊपर से मटेरियल, आर्ट एक्सपेंसिव, लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव फील्ड, लाइक बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। लाइक एक अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाता है, देन वो क्या करे, तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है हर किसी का। सही। व्हाट अबाउट यू? क्या चैलेंजेस हैं जो इस फील्ड में आपने फेस किए अभी तक? देखो अभी तो पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी समझ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जिन लोगों से पढ़ भी रहे हैं वो भी आर्टिस्ट हैं जी। जो लोग आके लेक्चर्स दे के जाते हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, जिनके कामों को जा जा के आपको अगर जहाँ बाहर भी निकलते हैं देखने के लिए, वो भी तो आपको समझ आ जाती है कि क्या मसले मसाइल हैं और क्या इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि प्रेजेंस ज़्यादा चाहिए होती है आर्ट में ना, एक आर्टिस्ट की,
क्योंकि सालों बाद हम अपने घर जाते हैं, मतलब कोई सेमेस्टर के बाद अगर जा सकते हैं तो चले जाते हैं, नहीं तो साल भी हो जाता है हमें ना, तो मौजूदगी ज़्यादा रखनी पड़ती है। 12-14 अब मिनिएचर की जैसे मैं बात करूं तो मैं 10 से 12 घंटे अपनी डेली बेसिस पे मतलब उसको जो है ना मैंने टाइम देना होता है। और दूसरा ये है कि जैसे आपने स्कोप की बात की, तो मुझे ये लगता है कि हर चीज़ में स्कोप होता है, ढूंढना पड़ता है खुद को कि मेरी उसमें सिंसियरिटी कितनी है, मैं कितना उस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। What I mean is कि देखो आज अगर आप मिनिएचर, वंस यू ग्रेजुएट आप डन हो गए, फ्री हो गए, सारा कुछ हो गया, अब यहाँ से आगे क्या? बहुत ज़्यादा गैलरीज होती है, वहाँ पर शोज़ वगैरह भी होते हैं, काम जो है ना बंदा कर सकता है एज अ प्रैक्टिस आर्टिस्ट। उसके अलावा भी जो है ना कमर्शियल प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, और मज़ीद अगर अपनी फर्दर स्टडी के लिए बंदा मास्टर करने बाहर चला जाता है या यहीं पर भी करता है, तो रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रास्तों की जो है ना वो फिर ख़ुद को तलाश करनी पड़ती है, ख़ुद को ढूंढने होते हैं। सही। हाँ। What about you? आपने तो while studying एवेन्यूज़ अपने लिए ढूंढ लिए। जी जी। मुझे लगता है जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, चैलेंजेस जो हैं वो हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस किसी भी फील्ड में नहीं है। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप पैशनेट हो ना, तो आप किसी भी फील्ड में कहीं पे भी आप जाके अपनी मंजिल पा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपको पता है कि आपने क्या करना है, और जहाँ तक स्कोप की बात है, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी जो है ना वो सबसे बड़ी एक जो चीज़ है, वो स्पेशली आर्ट्स में जो है वो आपको लेके जाती है आपकी जगह तक जहाँ पे आपने पहुँचना है। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप काम बनाई जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके आपका काम जो है वो लोगों को दिखता है, लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये आर्टिस्ट है और ये है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब वो वाला नहीं है कि आपको जा के किसी को अपना काम दिखाना पड़ता है। अब थ्रू सोशल मीडिया आप अपने आर्ट को इस तरह प्रमोट करते हो, आप एड्स वगैरह लगाते हो, लोगों तक पहुँचाते हो, लोगों को उससे पता लगता है आपका काम क्या है, और आपकी एक यूनिकनेस और आपकी एक जो आपकी जो यूनिकनेस बनती है ना, वही आपका स्टाइल होता है, और वही आपका एज एन आर्टिस्ट वो आपकी पहचान होती है। बिल्कुल सही, वेरी वेरी वेल सेड बेटा। थैंक आप क्या कहोगे आपकी नज़र में जो आप काम कर रहे हो, जो आपका स्कल्पचर फॉर एग्जांपल, अब जान एज ए स्कल्पचर आर्टिस्ट यहाँ से नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? ऑब्वियसली स्कल्पचर्स बनाओ और उनको बेचो, लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना आपने बनाया और खैर अब तो दुनिया बदल गया, आप ऑनलाइन लगा भी सकते हो व्हाटएवर, बट एक तरीका होता है आगे लेके चलने का, वो क्या है, क्या सोचा है अपने लिए? I agree that there are now a lot of ways to market your work, and it's easier to gain recognition because of social media. लेकिन क्योंकि सब सोशल मीडिया पे आ गए हैं तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। Definitely. एक वक्त होता था ना शुरू में 4-5 आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस की हुई थी, वो शुरू में ही बड़े पॉपुलर हो गए। बिल्कुल, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस चीज़ में। बिल्कुल। Like, and I feel like if you, maybe it's a naive thought, but like if you are passionate enough about your work, if you're putting in enough effort, and if your work is good enough, it will gain recognition. आपको immediately, अगर हम बात करेंगे तो बेटा ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ। आपको recognition मिलेगी, ऐसा होगा। Like personally मैं चाहती हूँ कि मेरा काम थोड़ा सा loud हो, मेरा काम लोगों को एक वॉइस दे, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाए, मेरे ओपिनियंस, मेरे थॉट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए। एंड आई फील लाइक कि अगर मेरा काम इतना पावरफुल होगा तो वो ऑडियंस गेन कर लेगा। ओके, सबसे यादगार प्रोजेक्ट अभी तक आपका कौन सा रहा है? दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा Most सबसे यादगार प्रोजेक्ट, जब मैं लाहौर पहली दफ़ा आया था तो मेरे पास कुछ था नहीं काम करने के लिए, तो मुझे एक ढालिया रेस्टोरेंट है जिसका मैंने प्रोजेक्ट किया था, जिसके लिए मैंने पेंटिंग्स बनाई थी, तो मेरा वो सबसे पहला और सबसे यादगार प्रोजेक्ट मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि उससे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे लोग जाते थे, उनका काम देखते थे मेरा, फिर पूछते थे ये किसने किया है, फिर वो मेरा नाम वहाँ पे रेफर किया क्या था? That's what I मैंने want वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई थी, पेंटिंग्स वहाँ पे, बना के उधर yes, लगाई yes, थी वो पेंटिंग्स लगी हुई क्योंकि ये हैं भी तो होता है ना कि लोग वो भी बनवा लेते हैं, क्या उनको कहते हैं हम, म्यूरल्स बनवा लेते हैं, उस तरह की चीज़ कर लेते हैं। मैंने पेंटिंग्स बनाई थी। आपने पेंटिंग? यस, बिल्कुल। मोस्ट मेमोरेबल प्रोजेक्ट टू डेट? आज से 3 साल पीछे मैंने एक स्केच बनाया था, वो 500 में बनाया था, और अभी 1,20,000 का मैंने जो है ना रेप्लिका बनाया था बादशाह नामा का, जिसमें 26 फिगर्स थी। वो अभी मैंने रिसेंटली जो है ना काम किया है, जो 1,20,000 का इन 3 सालों के बीच में। पहले मैंने 500 का एक स्केच बनाया था यहाँ आने से पहले, अच्छा। और अभी 1,20,000 का
जो है ना मैंने प्रोजेक्ट किया एक अपने काम पीस में। कितना टाइम लेता है मिनिएचर का? डिपेंड करता है कंपोजिशन पे कि जो है ना वो किस तरह की है। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मिनिएचर मुश्किल है, बहुत। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एक जो है ना प्रोसेस होता है, उससे गुजरना भाई होता इतने है। बड़े स्केल की चीज को आपने मिनिएचर कर देना है और उसकी सारी डिटेल्स इंट्रिकेसीज। मिनिएचर आर्ट तो बहुत से लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखते हैं जस्ट टू सी कि कोई भांड तो नहीं मारा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और आर्टिस्ट को भी लिटरली उसी आय के साथ बनाना पड़ता है। हिम्मत है इनकी कि ये करते हैं, क्योंकि हमारे तो आंखों में दर्द हो जाता है, लाइक नहीं हो सकता हमसे। बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो So वो आपका मोस्ट मेमोरेबल था, राइट? अच्छा रमल, व्हाट अबाउट यू? व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल प्रोजेक्ट टू डेट? मेरा मेमोरेबल तो था मेरा थीसिस प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैंने पूरे साल से मेहनत की Theme क्या थी? मेरे थीसिस का जो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट लैंडस्केप एंड नेचर, जो कि हर इंसान से कनेक्ट करता है। जो रिलेशनशिप है हर इंसान का वो नेचर से डिफरेंट है। मतलब हर इंसान का अपना अपना कनेक्शन है रिलेशन के साथ। किसी का अच्छा है, सूदिंग है, किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है। तो मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप था वो मैंने लैंडस्केप के साथ शो किया था। दैट वाज नेगेटिव, कि लॉनलीनेस और कि आपको कोई उसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है लैंडस्केप का, और एक बड़ा ना डार्क फीलिंग आती है। तो मेरा वो वाला था। लेकिन वो जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने काम किया था, मुझे पता था कि जो व्यूअर होगा वो रिलेट करेगा उसको अपने से। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि जब मेरे थीसिस डिस्प्ले हुआ और जब लोग आए, लोगों ने रिलेट किया और लोगों ने बड़े अपने तरीके से रिलेट किया अपनी स्टोरी से। किसी को लगा कि मेरे ये घर के सामने वाला बाग है, जो मैंने जो कश्मीर वाली साइड के, नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड के लोग थे, उन्होंने बोला कि ये हमारे घर के सामने वाला दरख्त है, इस तरह का है। और कुछ किसी ने कहा कि ये तो ऐसा है कि इसमें मैं खो गया हूँ। और सब ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसमें इमेजरी बनाई। और वो इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन और इतनी ज़्यादा कंसिड्रेशन लोगों की देख के ना, तो वो मुझे इतनी मोटिवेशन मिली उस चीज़ से कि मुझे लगा कि शायद मैंने वाकई में कुछ अच्छा काम किया है जो कि लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया है। ऑसम। व्हाट अबाउट यू? क्योंकि आप लोग का एनसीए में थीसिस वर्क लोग खरीदते भी हैं। मेरे पास भी एनसीए के बहुत से पीसेस ऐसे पड़े हुए हैं थीसिस वर्क के। अब तो मौका ही नहीं मिलता जाने का, वरना तो लोगों को ये होता है कि लगने से पहले को पहुंच के किस तरह देख लें। पहले दिन और से वो rush होता है। फर्स्ट डे से पहले ही सोल्ड आउट होती है चीज़। बहुत बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी। आई फील लाइक मैंने पर्सनली इतनी लाइक मार्केट का काम अभी तक से नहीं किया, तो मेरे लाइक मोस्ट मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनकी लाइक क्लास में मेमोरीज बहुत अच्छी हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कोई एक स्पेसिफिकली स्टैंड आउट नहीं करता अभी। आई एम स्टिल कोई एक्सप्लोरिंग। ऐसा पीस जो बनाया हो जिसने सबसे ज़्यादा आपकी रूह के साथ रेजोनेट किया? आई फील लाइक अभी एक रिसेंटली मैंने थर्ड ईयर के अपने स्टार्ट में एक पीस बनाया था। एक ज्वेलरी टाइप पीस था फॉर वेडिंग का, और इट वाज नी पे वो फिट होता था। तो वो इट वाज फन। उसके अंदर पर्सनल अपने कॉन्सेप्ट भी काफ़ी थे और मैंने मार्केट भी काफ़ी एक्सप्लोर की। काफ़ी टेक्निक्स वगैरह देखी ज्वेलरी मेकिंग की जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, और हमारे इतने हार्ड वर्किंग कारीगर हैं और उनके काम वगैरह जो हैं, तो वो करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। Well, I want to wish you all the best of luck in Thank the you future. so much. Thank you so much. थैंक यू। हमारी आर्ट की दुनिया का फ्यूचर चेहरे आपके सामने है व्यूअर्स, इनको दुआओं में भी याद रखें। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अपनी ज़ात के साथ बहुत वक्त गुजारना पड़ता है। एक ही घर में घर वालों के साथ रहते हुए आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, बिकॉज आपकी टोटल तवज्जो और कंसंट्रेशन उस आर्ट के पीस की तरफ। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरा काम मेरी पहली औलाद है। लाइक माई फर्स्ट चाइल्ड इज़ माई वर्क। इन लोगों के लिए हर पीस जो ये बनाते हैं उनका एक नया बच्चा होता है, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर उस बच्चे को दुनिया में भी भेजना होता है, क्योंकि आर्ट बना हुआ था ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। फिर उसको बनाना है, इतना एफर्ट कर करके उसको क्रिएट, अपनी क्रिएशन, अपनी रूह के एक हिस्से को आप फिर आगे बेचते हैं। Exactly. तो ये एक बड़ी टफ प्रोफेशन है। बहुत ज़्यादा। जब माँ बाप कहते हैं कि सोच समझ के आओ तो सही कहते हैं, लेकिन अगर आ जाएं तो जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है और जो इंसान जहनी और इमोशनली तौर पे मुतमईन होता है और एक इच जो रहती है अपने आप को कुछ बनाने की, वो कंटिन्यू करती है। तो व्यूअर्स, प्रोफेशन कोई भी हो, कोई भी करियर की चॉइस हो, वो अच्छी या बुरी नहीं होती। इंसान पे डिपेंड करता है वो उसे किस डायरेक्शन में लेके जाए। So best of luck Thank you so to much. our future superstars of the art world. Best of luck, guys. Thank you for your time. I know कि बहुत मुश्किल होता है, आप लोग जिस फील्ड में हैं उससे टाइम निकाल के शो पे भी आना मुश्किल हो जाता है,
बंदा अपने भाई बहनों की शादी के इवेंट नहीं अटेंड कर पाता। सो ब्लेस यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू। प्योर जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।